हेलो ज़िद्दी विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर टेस्ट बुकलेट सीरीज सी है, विजन का अभ्यास प्रीलिम्स। और ये कौन सा वाला अभ्यास है? तो अभ्यास ये 3rd नंबर का है और हम इसको स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर ही लेकर आ गया हूँ जिससे आप क्लियरली मिला सकते हैं आंसर्स अपने। तो पहला चीज़ क्या है कि जनरल कंसेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है सीबीआई के। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं और इसमें से सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट रिफर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू डिफरेंट स्टेट्स। फिर सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका कि डीएसपी जो है एक्ट 1956 का, इट एक्सप्लिसिटली मेंशंस द प्रोविजन ऑफ जनरल कंसेंट। बिल्कुल ठीक बात है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ये सेक्शन 6 में देखिए दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि यूनियन टेरिटरीज़ के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कंसेंट वाली, ठीक है, लेकिन स्टेट्स के लिए ज़रूरत होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी जुडिशरी चाह लेती है तो सीबीआई कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ठीक है, उसके लिए उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो सीबीआई कैन कंटिन्यू प्रोबिंग ओल्ड केसेस। ठीक है, सीबीआई यहाँ पर ओल्ड केसेस को प्रोब कर सकती है, जनरल कंसेंट अगर हट गया है तो भी। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कि आर्टिकल 371 ए से जे तक के जो प्रोविजंस हैं, तो इनमें से कौन सा लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ऑल 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर अंडर डेवलपमेंट रीजन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 371 का जे जो है हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए, उसके लिए है। प्लस आर्टिकल 371 जो होता है, 371 कौन सा होता है? ये गुजरात महाराष्ट्र के लिए, लेकिन चूंकि उस पर क्वेश्चन नहीं है, ए टू जे के लिए क्वेश्चन है, तो भी ये वैलिड हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो बोलते हैं स्टेट्स असेंबली कॉन्करेंस टू सेंट्रल एक्ट्स रिलेटेड टू कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये आर्टिकल 371 ए में नागालैंड के लिए दिया गया है कि जब तक नागालैंड की स्टेट असेंबली जो है वो फाइनल नहीं करती है, तब तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इस कंट्री में नागालैंड स्टेट के अंदर नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है आपका, वो जो है इन इटसेल्फ एप्लीकेबल नहीं होता जब तक असेंबली उसको पास नहीं करती है। थर्ड इज लोकल कार्डर बनाए जाएंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और आर्टिकल 371 डी के अंदर मेंशन्ड है। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ लैंड बाय आउटसाइडर्स, ये आर्टिकल 371 के ए में भी दिया है और जी में भी दिया है। ए में नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में, जी में मिजोरम के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑल द 4 आंसर्स आर राइट, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये जो बात कर रहा है, ये यहाँ पर बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसके लिए बनाना मैंडेटरी है? हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, मिनिमम ऑफ 5 जजेस की बेंच बनाई जाती है, इसमें 5 जजेस की मिनिमम जज बेंच बनाई जाएगी, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंदर दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मेड अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, तो जब भी प्रेसिडेंट रेफर करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को कोई भी मैटर उनके ओपिनियन के लिए, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है आर्टिकल 143 के तहत। फिर लास्ट स्टेटमेंट, पेटिशन कॉलिंग इन क्वेश्चन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल बेंच बनाने वाला नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी है, वहाँ पर मैटर लेके जाया जाता है, बट इसको डील कैसे करते हैं? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत। ठीक है, बट इसके लिए बेंच नहीं बनाई जाती है, राइट। और इसके साथ अदर सिनेरियो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो जब 2 और 2 से ज़्यादा जजेस की बेंच जो है दे गिव कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। ठीक है, मतलब 2 बेंचेस ने अगर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दे दिया है तो थर्ड बेंच उससे ज़्यादा जजेस की बेंच बनाई जाएगी और वो फाइनल जजमेंट देगी अपना। ठीक है, आंसर इसका ओनली 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मीडिएशन एक्ट 2023, ये रिसेंटली पास किया गया है। पहला स्टेटमेंट जो है ये बोलता है वॉलेंट्री मीडिएशन होना चाहिए बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, ये वॉलेंट्री मीडिएशन की बात प्रोवाइड करता है, ना कि मैंडेटरी मीडिएशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाने की बात करता है। एंड थर्ड, इसने कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जिनको मेंशन किया है कि वो मीडिएशन के लिए प्रॉपरली यूज़ नहीं किए जाएंगे, जैसे कि फ्रॉड आपका। ठीक है, कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसमें मीडिएशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी ने सीधे सीधे चोरी की है, धोखा दिया है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 यहाँ पर सही है, ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। इसके साथ और भी प्रोसेस दिया गया है। मीडिएशन एक्ट का जो प्रोसेस है मीडिएशन का 180 डेज़ यानी 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट जो होता है ये फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा
और एनफोर्स किया जाएगा कोड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, 1908 के तहत। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर ठीक दिए गए हैं और दूसरा जो है वो पहले का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिपील और एब्रोगेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इटसेल्फ। फिर पार्लियामेंट क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि केशवानंदा भारती केस में दिया गया था 1973 में, उसको फॉलो करती है, तो इसलिए ये खुद को ये पूरी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन क्लियर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। पहला क्या स्टेटमेंट बोलता है, इन इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड इवन इफ इट हैम्पर्स राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। डीपीएसपी जो होता है ये आर्टिकल 39 का बी एंड सी, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो फिर उसमें अगर आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 19 जो है, अगर ये वायलेट हो रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इन जनरल देखिए क्या लिखा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन डीम्ड सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, ऐसा नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक राइट डिक्लेयर किया, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जैसे ये देखिए एक इंसान ये सो रहा है यहाँ पर, कैसे पार्च्ड लैंड है, एकदम सूखा हुआ लैंड है, तो यही इसमें सुप्रीम कोर्ट की दलील दी गई है कि ये जो है किसी भी तरीके का क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से हमको फ्री रहना भी एक तरीके का हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोला जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आर्टिकल 48A के तहत नहीं है। ये अपना सोर्स इसका क्या होगा, इस राइट का सोर्स क्या होगा, तो आर्टिकल 14 होगा एंड आर्टिकल 21 होगा, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मार्च 21 को इसका जजमेंट आया था। किस रेफरेंस में था, 3 जज की बेंच थी जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकॉन के कंजर्वेशन स्टेटस को लेकर डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से और बाकी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इनका एक्सटिंक्शन जो है वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ चुके हैं। ये ऑलरेडी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 48A को रेफर किया जो कि प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करता है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है, उसको रेफर करते हुए इन्होंने ये फंडामेंटल राइट दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा सही नहीं है नेशनल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट ओनली ऑन स्पेसिफिक मैटर्स लिस्टेड इन, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओनली टर्म यहाँ पर जो है वो गलत हो गया, ओनली नहीं होना चाहिए था। ये किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर जो है सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। पार्लियामेंट जो है, इट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ये पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नॉट करेक्ट चूंकि पूछा है तो ये नॉट करेक्ट है। और डी वाला जो है वो थोड़ा इनकम्प्लीट, अपने आप में कंप्लीट है ये चीज़, लेकिन इसके साथ में थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज ये है, ठीक है। 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है और किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, इसके बारे में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है 3 मेंबर कमेटी, ठीक है। कब इस पर बात हुई थी, 2015 एंड 16 में, ठीक है। फिर ये जो है ये रेगुलेट करेगा कंटेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स इन ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी, राइट। फिर पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, इट रिकमेंड्स रेमेडियल एक्शन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ऑन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाई, ठीक है। तो रिकमेंडेटरी नेचर है बॉडी का खाली, एकदम ठीक बात है, आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें जो है इसमें भी खाली 2 ही आंसर सही हैं, कौन सा तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। पहले में क्या बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्टिव्स फॉर इंटरसेप्टिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको पावर है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स से जाने वाली इंफॉर्मेशन को अगर इंटरसेप्ट करना है, बीच में टैप करना है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट में, जब सोवरेनिटी ऑफ इंडिया की बात हो, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात हो, फ्रेंडली रिलेशंस की बात हो, पब्लिक ऑर्डर की बात हो, तो उसमें
स्टेट गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई और इनके ऑफिसर्स हो गए, दे कैन इंटरसेप्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ठीक है एकदम। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इनकम्पासेस ऑल इंटरमीडियरीज, ठीक है, तो इसके अंदर सारे इंटरमीडियरीज का जिक्र होता है और वो सब आ जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये भी ठीक बात है। जैसे आईएसपी हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन ऑपरेटर्स, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, ठीक है, ये सारे के सारे इसके तहत आते हैं, ये सब इंटरमीडियरीज हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ ब्लॉकिंग वेबसाइट आर एक्सेस्ड अंडर द एक्ट में ईदर भी ओरल और रिटन, ठीक है, ओरल नहीं होता है, बात करने से नहीं होगा, रिटन ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक है, रिटन ऑर्डर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर वुड बी बी। यहाँ पर मैप की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, यहाँ पर ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये आप देखिए, ये मुंबई है, सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया है, ये बाकू अजरबैजान में है, ये आपका ईरान और ईरान पे बंदर अब्बास पोर्ट, ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये एज इट इज़ मैप वही है, इन्होंने बस उठा के दे दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च किया है, पहली बार अनाउंस कब किया गया था इसको, अप्रैल 2022 में, इस्टेब्लिश कब किया गया, फरवरी 2023 में, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर डीपनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट इन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये पहली चीज़ इन्होंने लॉन्च किया, स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2, थ्रू द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इंडिया एंड EU एम टू बाईपास द स्टेलमेट क्रिएटेड ड्यू टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है, WTO की वजह से अगर किसी भी तरीके का स्टेलमेट हो रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उससे बाईपास करके हम इसको यूज़ करेंगे चीज़ों को नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। इसका मेन एम देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया स्पेसिफिकली, जो कि स्टेटमेंट 2 को दर्शाता है, डीपनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट इन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफिंग मैं दे देता हूँ आपको। इसमें देखिए दोनों ही हो सकते हैं, पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत, वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, या फिर दोनों ही सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये देखने वाली बात है यहाँ पर कि विजन अभी इसका क्या पब्लिश करता है फाइनली, लेकिन मेरे ओपिनियन में इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मैं डिस्प्यूट सेटलमेंट केसेस WTO में जो है 2019 से चल रहा है, इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी ऑन ICT प्रोडक्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के जो भी जैसे ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स जो भारत में आ रहे थे, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी और इसीलिए ये एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को बाईपास करने के लिए यहाँ पर ये एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल लाया गया है और उस पर काम करेंगे साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रीज ऑफन मेंशन इन द न्यूज़, सर्बिया जो है रीजनल डिमांड्स इंडिपेंडेंस आती रहती हैं, ठीक है, इसका फेयर आइडिया होगा आपको। गेबॉन जो है ये भले आपने ना सुना हो, यहाँ पे एक मिलिट्री कू हुआ है रिसेंटली, ठीक है, और वहाँ पे एक बोंगो फैमिली रूल किया करती थी, तो बोंगो फैमिली का रूल अभी 56 ईयर्स के बाद ख़त्म हो गया है, रिसेंट का न्यूज़ है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। सूडान की बात करते हैं तो सूडान में रीसेंट आउटब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में हुआ है, टोटल 11 नेशंस में, जिसमें से ये 6 नेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें एक्यूट क्राइसिस हुई है। कौन कौन से हैं, कोमोरोस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, मोजम्बिक, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, यहाँ पर कॉलरे का आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। गुयाना की बात करते हैं तो गुयाना का देखिए ये मैप है, ये देखिए यहाँ पे गुयाना है, ठीक है, नीचे इसके ये बगल में सुरीनाम है, नीचे ये ब्राज़ील है, ये वेनेजुएला है, तो गुयाना और कोलंबिया इनके बीच में कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो गुयाना जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट कोलंबिया लिखा है तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये रिफ्लेक्शन गलत हो जाता है क्योंकि इसकी बाउंड्री ही इसके साथ नहीं है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, क्वेश्चन नंबर 14, एशिया पैसिफिक फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इट इज अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द एशिया पैसिफिक, ठीक है, ये ओवरऑल की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRIs जो होती हैं इनको एक साथ लेकर आएगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इंडिया इसका एक मेंबर है, ये भी एकदम ठीक बात है। इसको कब बनाया गया था, यानी इंडिया इसका मेंबर कब से है, सिंस 1996, और इसमें टोटल 26 मेंबर्स हैं आज की डेट में, और पेरिस प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। पेरिस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल याद रखिएगा आप लोग। तो एशिया पैसिफिक फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं, आइटरेटिव एवोल्यूशन, इसका आंसर बी होगा। इट इन्वॉल्व्स द रिपीटेड एवोल्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट और बॉडी प्लान फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल लीनिएज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रेट होता है या बॉडी प्लान होता है, तो उससे अगर रिपीटेड एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि आज के टाइम पे हमारा एक हाथ है और बीच में ये एक्सटेंड हो गया और फिर अगली बार न्यू स्पेशीज मतलब सेम स्पेशीज है लेकिन आगे चल के फिर से हैंड प्रोड्यूस होता है, इवॉल्व होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आइटरेटिव एवोल्यूशन, यानी 2 डिफरेंट टाइम पीरियड में
और बीच में अगर एक्सटिंक्ट है कोई चीज़ और फिर से आ जाती है तो उसको आइटरेटिव एवोल्यूशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16, कैप्टिव एलिफेंट रूल्स 2024। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हैं कि अगर किसी एलिफेंट को स्टेट के बाहर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग होगी और उसको रजिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है स्टेट के बाहर ले जाने के लिए, और अगर स्टेट के अंदर ही उसको ट्रांसफ़र करना है तो वेटरनियन जो है दे मस्ट वेरीफाई देयर इट्स हेल्थ, और डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो होगा वो कंफर्म करेंगे सुटेबल हैबिटेट की कहाँ पर भेजा जाए। ये भी स्टेटमेंट एकदम ठीक है। फिर एलिफेंट बीइंग ट्रांसफर्ड ऑट टू बी अकम्पनीड बाय महाउट। ठीक है, महाउट जिसको ट्रांसफर करोगे जाहिर सी बात है उसके साथ एलिफेंट का असिस्टेंट या महाउट होना जरूरी है। तीसरा ठीक है, ऑल थ्री इज द राइट आंसर। इसमें एक पॉइंट और है एलिफेंट रूल्स में कि फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बाय वेटरनरी प्रैक्टिशनर हु विल कंफर्म द फिटनेस फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, कि हाथी जो है, एलिफेंट जो है वो चल भी सकता है कि नहीं, ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो इसके अंदर देखा जाएगा। राइट, फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैमेलिड्स। ठीक है, तो कैमेलिड्स की बात चल रही है। ड्रोमडेरी कैमल्स जो है दे हैव 1 हेम एंड बैक्ट्रियन कैमल्स हैव 2 हम्स। ठीक है, ये एकदम ठीक है स्टेटमेंट है यहाँ पर। ड्रोमडेरी कैमल्स जो होते हैं और बैक्ट्रियन कैमल्स जो होते हैं दे आर ओल्ड वर्ल्ड कैमल्स। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाले ओल्ड वर्ल्ड कैमल्स को जो स्पीशीज़ हैं वो ड्रोमडेरी हैं और बैक्ट्रियन है। जो न्यू वर्ल्ड कैमल्स होते हैं ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज होम टू ड्रोमडेरी कैमल्स बट नॉट टू बैक्ट्रियन कैमल्स। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? बैक्ट्रियन कैमल्स हमारे लद्दाख में पाए जाते हैं, ड्रोमडेरी कैमल्स हमारे गुजरात राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत में ड्रोमडेरी और बैक्ट्रियन दोनों मिलते हैं, लेकिन ड्रोमडेरी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इनकी तादाद मिलियंस में है। ठीक है, फिर ड्रोमडेरी कैमल्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड कैमल्स इन द वर्ल्ड। 90% वर्ल्ड में जो कैमल है वो ड्रोमडेरी, स्टेटमेंट ठीक है एकदम। इनको अरेबियन कैमल भी बोलते हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड हमारे ड्रोमडेरी बैक्ट्रियन हो गए। न्यू वर्ल्ड कैमल्स जो हैं आपके दीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। स्पेशीज के नाम क्या है, मॉडर्न लामाज। ठीक है, ये क्या है, न्यू वर्ल्ड कैमल। एल्पकास, गुआनिकोस, विकुनास। ठीक है, ये सारे के सारे नाम क्या हैं आपके, न्यू वर्ल्ड कैमल्स के नाम है। ओनली 2 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कुछ डॉल्फिन्स यहाँ पर कोऑपरेटिव हंटिंग बिहेवियर दिखाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और स्टेटमेंट 2 बोलता है कि इट अलाउज डॉल्फिन्स टू कैच प्रे, वो शिकार एफिशिएंटली कर पाएंगी इसलिए वो लोग कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाती है। इसका सही जस्टिफिकेशन है, क्योंकि डॉल्फिन्स जो होती हैं दे आर सेटेशियंस, उसके अंदर डॉल्फिन्स आते हैं, ऑर्कस आते हैं, हम्पबैक वेल आते हैं। ऑर्कस को ही किलर वेल भी बोला जाता है। ठीक है, और हम्पबैक वेल ये मैंने अभी लेक्चर लिया था जो वीकली करंट अफेयर्स क्लास, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो डॉल्फिन जो होते हैं वो सोशल ग्रुप होता है और उसमें टीम के अंदर, उस सोशल ग्रुप के अंदर सबका रोल भी स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बॉटम अप कंट्रोल, टॉप डाउन कंट्रोल इकोसिस्टम का पार्ट है ये। टॉप डाउन में क्या होता है, इसको बोलते हैं एपेक्स प्रीडेटर कंट्रोल। ठीक है, यानी जो एपेक्स प्रीडेटर होता है वो कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को नीचे वाली। ठीक है, बॉटम अप में जो बॉटम के लेवल पे कौन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि रिसोर्स का यूज करने वाले जो होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं रिसोर्स को। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि इकोसिस्टम में कौन रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में ये सवाल है आपका। इसका आंसर जो होगा इसका बी आंसर हो जाएगा। बॉटम अप कंट्रोल occurs when primary producers regulate the abundance of consumers। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो डायरेक्टली अपना खाना पैदा कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं, तो इनके ऊपर निर्भर होता है कि ऊपर कंज्यूमर कितना लंबा चलेंगे। टॉप डाउन कंट्रोल जो होता है इट अकर्स व्हेन प्रीडेटर्स रेगुलेट। ठीक है, वही एपेक्स प्रीडेटर, तो इसकी ये कहानी है। बॉटम अप, टॉप डाउन, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे वाले जब पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं तो उसको ही बोलते हैं ये अप्रोच। और ये दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें एनिलाइन करके एक केमिकल की बात हो रही है और ये इसको अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा था वन ऑफ द यूरोप की लार्जेस्ट केमिकल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने पूछा है कि इसमें से एनिलाइन किस में होता है, जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो एनिलाइन जो आपका केमिकल है ये इन सब में होता है, चाहे
टोबैको को स्मोक किया जाए यानी कि सिगरेट के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, या प्लास्टिक को बर्न किया जाए, जलाया जाए, या सिंथेटिक डाइज हो गई, रबर एक्सेलरेटर्स हो गए, इन सब में आपको ये एनिलाइन केमिकल मिलता है। तो आंसर इसका सी होगा, ऑल 4। ठीक है, सिंथेटिक डाइज को एनिलाइन डाइज भी बोलते हैं बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कोल टार। ठीक है, और एनिलाइन और कहाँ मिलता है, तो फोटोग्राफिक केमिकल्स में भी मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज एन आइसोसायनेट्स फॉर यूरेथ्रिन फोम इन फार्मास्यूटिकल्स, एक्सप्लोजिव्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, तो इसको ये आइसोसायनेट की तरह यूज़ होता है फॉर यूरेथ्रिन फोम। ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। रूगरा मशरूम की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर आपका ये गलत हो जाता है। ठीक है, इट इज़ नेचुरली ग्रोन इन झारखंड अराउंड साल ट्री। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लिखा है तो ये गलत होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया लेकिन ये गलत है। दूसरा क्या है, इट इज़ पॉइजनस एंड बायो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉइजनस नहीं होता, ये वाइल्ड एडिबल प्लांट है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला भी गलत है। इसका आंसर डी होगा यहाँ पर, इसको मत देखिएगा आप लोग, इसका आंसर यहाँ पर डी है। और इसमें थोड़ा करेक्शन अभी लगे हाथ कर देते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर ये झारखंड में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो रूगरा मशरूम जो है ये झारखंड में पाया जाता है, साल ट्री के आसपास, और एडिबल होता है। ये हाईली पेरिशेबल होता है एक्चुअली रूगरा मशरूम, इसलिए इसको एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये 8 घंटे तक ही चलता है, इसको पकाया जाता है तो 8 घंटे में ही बनाना पड़ता है हार्वेस्ट होने के बाद। फिर कोलाबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या था कि इस्टेब्लिश किसने किया है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इन पार्टनरशिप विद एफओ, ऐसा नहीं है। इसको यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इस्टेब्लिश किया है, 2001 में बनाया था इसको। इसका मिशन क्या है, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरियाज को बढ़ाना। तो स्टेटमेंट 2 इनका ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत है। कोलाबोरेटिव, याद रखिए, फिर से बोलिए, कोलाबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फिर इसमें जो डेटाबेस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो एक FAO जो है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट होता है। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन देता है, ये भी एक तरीके का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। FAO ये फॉरेस्ट से जुड़े हुए डेटाबेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक था, पहला गलत है, इसलिए आंसर वुड बी बी फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वर्मिन की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं की है, 1972 वाले एक्ट की बात की है। तो 1972 के एक्ट में शेड्यूल 5 हुआ करता था। ठीक है, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि शेड्यूल 2 इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन 2, एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज वर्मिन व्हेन इट पोजेस थ्रेट टू लाइफ एंड क्रॉप्स, बिल्कुल ठीक बात है। फिर जो लाइसेंस्ड शूटर्स होते हैं खाली वही किल कर सकते हैं वर्मिन को, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए एक आर्टिकल था यहाँ पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलीज्ड टेम्परेरी ऑर्डर्स टू शूट द एनिमल्स इन 2016 इन लाइट ऑफ रिक्वेस्ट बाई फार्मर्स। ठीक है, इसमें मेनली क्या, लाइसेंस्ड गन से ही आप शूट कर सकते हैं। इससे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन कुछ दे देता हूँ। अभी वर्मिन कौन है कंट्री के अंदर, किसको किसको डिक्लेयर किया गया है, कॉमन क्रो एक वर्मिन है, फ्रूट बैट्स सेकेंड, थर्ड इज रैट्स एंड फोर्थ इज माइस। तो इनको मारने के लिए बोला गया है। ठीक है, फर्दर प्लांट्स की बात करते हैं अगर, तो शेड्यूल 6 में प्लांट्स दिए गए हैं कुछ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, शेड्यूल 6 के अंदर कौन कौन से प्लांट्स प्रोटेक्टेड हैं। बेडोम्स साइकैड है जो कि नेटिव है इंडिया का, ब्लू वैंडा है, रेड वैंडा है, कुट है, स्लीपर ऑर्चिड्स हैं, पिचर प्लांट है। ठीक है, ये सारे के सारे शेड्यूल 6 के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एज ए स्टेटमेंट में दिया गया था जो कि गलत है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसको एग्जीक्यूट DRDO करता है। ये मेक इन इंडिया के पार्ट को आगे बढ़ाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। सेकेंड ऑप्शन जो था स्टेटमेंट, ये क्या है, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू बूस्ट द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल नहीं है, डिफेंस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इज राइट हेयर, स्कीम प्रोवाइड्स ग्रांट्स इन एड टू MSMEs, स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। ठीक है, हाँ, तो ये पैसा देते हैं, पैसा तो कोई भी फ्लैगशिप होगी अगर वो पैसा देती है तो वो इन्हीं लोगों को देगी, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हमेशा ही सही बैठेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में 2 स्टेटमेंट गलत है, एक सही, आंसर वुड बी ए। फंडिंग इसकी किस तरीके से दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 करोड़ तक दिया जाएगा और 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। वया वंदना योजना में किसको दिया जा रहा है पेंशन,
एल्डरली लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को, जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो रखी हो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। प्री मैच्योर एग्जिट विदाउट पेनाल्टी इन केस ऑफ क्रिटिकल और टर्मिनल इलनेस, ठीक है। तो 98% रिफंड हो जाता है, ठीक है। प्री मैच्योर एग्जिट होता है विदाउट पेनाल्टी, ठीक है। टर्मिनल इलनेस के केस में ये भी ठीक है स्टेटमेंट। क्वेश्चन 3 की बात है, रिटर्न्स ऑन द स्कीम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नहीं, यहाँ पे जीएसटी होना चाहिए था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है, इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज राइट, ओनली 2 इज द राइट आंसर। और एक साल में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो कितना कर सकते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना में? 15 लाख रुपीज़ पर सीनियर सिटीजन। कितने साल के लिए? 10 साल का टर्म होता है। फिर पेंशन कितनी होगी? मिनिमम पेंशन कभी मिलेगी तो 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये से मैक्सिमम पेंशन कितनी जाएगी? 9250। तो वय वंदना योजना में ये पेंशन का रेट है आपका जो मिलेगा, ठीक है। 1000 से 9250 के बीच में कुछ भी मिल सकता है। आंसर इसका बी होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला बोलता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई सर विलियम जोन्स हु वॉज एन इवेंजलिस्ट। तो मतलब कई बार इसके नहीं पता होता है, तो आप लोग जब भी हिंदी वाला ट्रांसलेशन वाला पार्ट आता है ना, वहाँ से देख लिया करिएगा। इवेंजलिस्ट का मतलब होता है क्रिश्चियन प्रीचर, जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे, उसके बारे में बताए लोगों को, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एवेंजलिस्ट्स आर्ग्यूड अबाउट द नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। यानी कि इंडियंस को उनके रिलीजन से लिबरेट कराना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशन है, तो उसमें इवेंजलिस्ट ने रोल निभाया। बिल्कुल ठीक बात है, ये होता है। लेकिन क्या सर विलियम जोन्स ये काम कर रहे थे? नहीं, वो ये नहीं कर रहे थे। यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो मेन काम था, वो संस्कृत के सिग्निफिकेंस, संस्कृत भाषा के सिग्निफिकेंस को बताना और हिंदू फिलॉसफी के बारे में और एक्सप्लोर करना। इसको 1784 में बनाया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम भी एक बनाया गया था, ठीक है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, 1784 बाई विलियम जोन्स। ये एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 1814 में बनाया गया था वॉलिच के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर 26 का होगा बी, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम अलग था कुछ, ठीक है। ये इनका काम नहीं था, इंडियंस को उनके रिलीजन से लिबरेट कराना इनका काम नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। क्वेश्चन 27 की बात करते हैं, दादानी मर्चेंट्स कौन होते हैं? आंसर वुड बी सी। वो पैसे दे के गुड्स खरीदते, दे यूज्ड एडवांसेस टू परचेज गुड्स फ्रॉम द मार्केट लाइक टेक्सटाइल, ठीक है। वो क्या करते थे? मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उस रॉ मटेरियल को क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन, ट्रेडर्स इनको दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद उनसे फिनिश्ड गुड्स ले लेते हैं, ठीक है। ये दादानी मर्चेंट्स का काम हुआ करता था। रॉ मटेरियल खरीदिए, उसको क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन को दीजिए और उससे फिनिश्ड गुड ले लीजिए, ठीक है। दिस इज द वर्क ऑफ दादानी मर्चेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की। पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम ठीक है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को तो नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मुस्लिम्स के रिजर्वेशन को सपोर्ट किया था सेंटर और स्टेट में। फिर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन कहाँ पर मिलेगा? इन ऑल प्रोविंसेस वेयर दे आर इन माइनॉरिटी, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर मिलेगा। तो सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यहाँ पर इसको हम लोग सही कर देते हैं। और ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर गलत है, सारे के सारे प्रोविंसेस में नहीं देने की बात की गई थी, ठीक है। ये खाली और खाली उन्हीं प्रोविंसेस में जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, यानी कि पंजाब और बंगाल में नहीं। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर लिख तो दिया था कंटेंट, लेकिन चूंकि ये अभी पढ़ते टाइम वापस से मेरी नज़र पड़ी इस पर, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट के लिए हम लोग जाएंगे। दूसरे स्टेटमेंट में जो BR अम्बेडकर बोल रहे हैं, तो ये एकदम ठीक बात है यहाँ पर, राइट। और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये करेक्शन करके ऑप्शन 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो BR अम्बेडकर ने जो बोला था, इन्होंने डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की इन फ्रंट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन के आगे डिमांड रखी थी, कब रखी थी? अक्टूबर 1928 में। और इन्होंने इसके साथ में डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के साथ में इन्होंने बोला था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए और सेंटर में डायरकी इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का नीचे लिखा है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी वोटिंग पैटर्न, वोटिंग के बिहेवियर पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैन और वुमेन दोनों के लिए बराबरी की बात की थी इन्होंने। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन 28 का। क्वेश्चन 29, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ की बात करते हैं यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेलवे के शेयर होल्डर्स को 5% रिटर्न दिया करती थी अगर वो पैसा लगाते हैं, और उसके साथ में 99 ईयर का ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। तो रेलवे लाइंस कैटेगराइज्ड एज प्रोटेक्टिव
वर दोज विद कॉमर्शियल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम गलत हो जाता है। रीज़न क्या है इस चीज़ का, क्योंकि कॉमर्शियल पोटेंशियल जिनका था जिन रेलवे लाइंस का, उनको प्रोडक्टिव बोला जाता था, ठीक है, ये प्रोडक्टिव बोला जाता था। प्रोटेक्टिव उनको बोलते थे जिनका कोई कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं था, ठीक है। तो रेलवे लाइंस कैसी थी, प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव। प्रोडक्टिव जिनका कॉमर्शियल पोटेंशियल था, प्रोटेक्टिव जिनका कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं था, ठीक है, जिससे पैसा नहीं निकाला जा सकता था, जो अपने आप को लोन नहीं करवा सकते थे क्योंकि वो पैसा पैदा नहीं कर रहे थे। ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी बिल्ड कर सकते थे रेलवे लाइंस को, ठीक है। रेलवे बोर्ड कब बनाया गया, 1905 में बनाया गया। किसके टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। मिंटो लिखा है, मिंटो 2 आए थे। मिंटो 2 देखिए 1905 से 1910 तक आए थे, लेकिन इनके टाइम पे नहीं, कर्जन के टाइम पे, जो कि 1905 में छोड़ के जा रहे थे। इन्होंने रेलवे बोर्ड बनाया था। पहला स्टेटमेंट सही होगा, इसलिए ओनली 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। धर्मसभा ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स ने बनाया था, राधाकांत देव जिसमें से अहम थे। कब बनाया गया था, 1830 में। किसको अपोज करने के लिए बनाया था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को अपोज करने के लिए। इन्होंने सती बैन के खिलाफ भी बात की थी, क्योंकि सती को ये लोग क्या, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का पार्ट था सती, कि सती करना इज ऑर्थोडॉक्सी पार्ट। तो ये लोग ऑर्थोडॉक्स थे, इसलिए सती को सपोर्ट करते थे, इसलिए सती बैन के खिलाफ गए थे ये लोग। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर आपको नोट पे देखिए ध्यान देना होगा। अगर आपने इसलिए गलत कर दिया है क्योंकि आपने बोथ मार दिया है, तो फिर ये स्टेटमेंट यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर नॉट आपने पढ़ लिया तो आप नीदर मारेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन नीदर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल सिस्टम्स टू फैसिलिटेट पीपीआईज हैव टू बी ऑथोराइज्ड और अप्रूव्ड बाय आरबीआई, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हो रहा है, उसको जो है आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर इसमें जो है इंडियन रुपी ही खाली हम डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ये भी एकदम ठीक है यहाँ पर स्टेटमेंट। और दे कैन बी इशूड बोथ एज कार्ड्स एंड पेपर वाउचर्स, तो इनको जो है पेपर वाउचर की तरह भी रिलीज़ कर सकते हैं, कार्ड्स की तरह भी रिलीज़ कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, स्मार्ट कार्ड आपने देखा है, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, ये मेट्रोज वो मेट्रो वो होता है। ऑनलाइन वॉलेट सिस्टम, ऑनलाइन अकाउंट सिस्टम, स्ट्राइप कार्ड्स हो गए जो हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर वाउचर्स, ये सारे के सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, ये सब क्या है, ये वॉलेट वाला सिस्टम, ये सब जो है ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑल 3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भी मैंने दी है पीपीआईज़ के बारे में, कैसे लोड कर सकते हैं। तो इसमें जो है कैश लोडिंग अगर आपको करनी है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, अगर कैश जमा करना है तो 50,000 की लिमिट है। 50,000 रुपये ही आप अपने अकाउंट में पीपीआई के डाल पाओगे। अकाउंट का मतलब है मेरा यहाँ पर ये जो कार्ड है, ठीक है, उसमें। फिर क्वेश्चन 32 की तरफ चलते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं कंट्री में, 20 के ऊपर जा चुके हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है। आज की डेट में भी अप्रैल 2024 में खाली 12 ही स्मॉल फाइनेंस बैंक कंट्री में हैं। फिर इनका ग्रॉस एनपीए कितना होता है, इसने लिखा है इट इज़ बिलो 1%, जो कि सही नहीं है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 0.9% है, लेकिन ग्रॉस जो है वो 3.9% है, दूसरा भी गलत है। तीसरा जो है मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़, ऐसा नहीं है, 200 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है, आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था कंट्री में वो कौन सा था, दैट वाज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं या भारत के सिटीजन्स होते हैं, अगर उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ही वो एलिजिबल हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी आता है कि रेसिडेंट इंडियंस होने चाहिए या फिर सिटीजन्स होने चाहिए, यानी कि फॉरेनर्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसमें से क्या दिया है कि इसमें प्रॉफिट्स के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है हर एक सेल और परचेज पे लगता है, इट इज़ नॉट अपॉन प्रॉफिट, ठीक है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 की बात करते हैं यहाँ पर। एज पर नीति आयोग देयर इज ए न्यू फ्रंटियर गिग इकॉनमी, ठीक है। इसमें पूछ रहा है हमें कि कौन से गिग इकॉनमी के मेंबर्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर गिग इकॉनमी मेंबर्स, फोर्थ इज़ नॉट। ऑल माइग्रेंट वर्कर्स जो होता है ये कैसे गिग हो सकते हैं। मैं अगर खुद कहीं काम करने जा रहा हूँ, किसी एमएनसी में करने के लिए गया, और कहाँ पर करने गया, बेंगलुरु गया या पुणे गया, तो मैं माइग्रेंट वर्कर तो हो गया, लेकिन मैं गिग थोड़े ना हूँ, मैं तो फुल टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ फॉर्मल इकॉनमी में, ठीक है। तो इसलिए ऑल माइग्रेंट वाला
पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी सही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को क्या बोला जाता है? प्लेटफॉर्म बेस्ड। और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड कौन से होते हैं? जो कि कन्वेंशनल सेक्टर्स में काम करते हैं और उनका खुद के अकाउंट में पैसे लेते हैं, यानी दिहाड़ी टाइप में। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया आपका, डोमेस्टिक वर्क हो गया, घर के जो काम होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें करने वाले नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग इकॉनमी वर्कर्स हैं। कैजुअल वेज वर्कर्स भी इसी का पार्ट है, नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड, क्योंकि प्लेटफॉर्म का मतलब ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओनली 3 इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 34। 35 की बात करते हैं यहाँ पर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये 3 स्टेटमेंट दिया है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से ऑयल सीड की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो एमएसपी है इस क्रॉप की वो हाईएस्ट है अमंग ऑल द ऑयल सीड्स। जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जैसे बहुत तरीके के होते हैं ना, ग्राउंडनट आपका ऑयल सीड है, मस्टर्ड रेप सीड ऑयल सीड है, सोयाबीन ऑयल सीड है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा एमएसपी इसको मिलती है। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये इंडिया में खारिफ की तरह, सेमी राबी की तरह, समर क्रॉप की तरह इसको ग्रो किया जाता है, ये भी ठीक है। विद इंडिया एज वन ऑफ इट्स मेजर एक्सपोर्टर्स, दिस क्रॉप वॉज इन द न्यूज़ ड्यू टू इट्स कल्टिवेशन इन द कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स ऑफ सूडान एंड इथियोपिया। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि सूडान और इथियोपिया में ये कल्टिवेट किया जाता है और उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सीसेमम है। ठीक है, सीसेमम का प्राइस कितना है? 8635, ठीक है, रुपीज़ प्रति कुंटल। मस्टर्ड का रेट क्या है? 5650 रुपये, 5650 रुपीज़ पर कुंटल। ग्राउंडनट का रेट कितना है? 6377 रुपीज़ पर क्विंटल। क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम्स। ठीक है, 100 किलोग्राम का इतना रुपया। सोयाबीन कितना है? 4600 रुपीज़ में। ठीक है, ये कब का फैक्ट है? 2023-24 का। इंडिया सीसेमम का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, ओवरऑल एमएसपी में सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है? कोपरा होता है। ठीक है, कोपरा 11,160 रुपीज़। फिर देखिए, ये देखिए न्यूज़ आई, द कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी ऑफ सीसम इन इथियोपिया एंड सूडान। चैटम हाउस का है, कब का है? 4 अप्रैल 2024 का। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें चूँकि न्यूज़ में रहती हैं, आपको पढ़नी चाहिए रिसेंट वाली न्यूज़, या इस तरीके का कवरेज कहीं भी मिल जाए, क्योंकि वो पेपर में आ सकता है। आंसर इसका सीसेमम हो जाएगा। तो सीसेमम प्रोड्यूस किया जाता है सूडान, इथियोपिया में। ये किसी भी टाइम पे ग्रो किया जा सकता है साल में, और इसी को हाईएस्ट पैसा मिलता है एमएसपी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। अब इसमें बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक बात है एकदम। और हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। फिर इंडिया में जो एक पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी जो कि इंडिजिनस यूरिया प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया इज ग्रेटर देन पेट्रोलियम सब्सिडी। तो मैंने ये सब्सिडी का चार्ट बना लिया है, इंटरिम बजट का है, अभी जो इंटरिम बजट आया था ना 2 महीने पहले, उससे निकाला है। ठीक है, टोटल सब्सिडी कितनी जा रही है? 3.81 लाख करोड़ रुपीज़, 3,81,175 करोड़। फूड सब्सिडी पे कितना है? अराउंड 2 लाख करोड़। फर्टिलाइजर सब्सिडी पे कितना? 1.64 लाख करोड़। फ्यूल सब्सिडी पे कितना है? ओनली 12,000 लाख करोड़। ठीक है, तो फर्टिलाइजर देख रहे हैं आप ज़्यादा है, तो फूड सबसे ज़्यादा है, फिर फर्टिलाइजर, फिर फ्यूल। और ऑल टाइम हाई जो सब्सिडी आज तक इंडिया में रही है वो कब थी? 2020 और 21 कोविड के टाइम पे 5.41 लाख करोड़ दिया गया था पैसा। ठीक है, सब्सिडी के फॉर्म में। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ठीक है हमारे। आंसर वुड बी सी फॉर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 37 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट ठीक था, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है और जस्टिफाई भी कर रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी है तो वो जो है होल्डिंग कंपनी, अपनी होल्डिंग कंपनी में या पेरेंट कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकती। यानी कि टीसीएस जो है, टीसीएस टाटा के शेयर्स जो है नहीं खरीद सकती, क्योंकि टीसीएस जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी है। क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? ताकि ओवरलैपिंग लोन का इंटरेस्ट उनके ऊपर ना चढ़े। ठीक है, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट जो है सब्सिडरी कंपनी को ना देना पड़े। ठीक है, और इसके लिए नियम जो है वो सेबी ने बना रखे हैं। ये चूंकि ये कानून जो है ये तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत मेंशन्ड है सेक्शन 19 में, लेकिन एट द सेम टाइम ओवरऑल टू प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इस तरीके का कदम उठाया गया था कि सब्सिडरी कंपनी शेयर नहीं लेगी। इसलिए आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं यहाँ पर। WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात हो रही है और सेंट्रल पूल स्टॉक की बात हो रही है। ठीक है, सेंट्रल पूल स्टॉक यानी सरकार जो जमा करती है खाना, ठीक है, फूड ग्रेन्स को जो अपने पास इकट्ठा करती है,
प्रोक्योर करती है और एमएसपी पे खरीदती है, उस चीज़ को प्रोक्योर करती है, तो उसका क्या होता है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज़ है कि क्या उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, उस पर बैन है, रिस्ट्रिक्शंस है, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट यही बोलता है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है डब्ल्यूटीओ का, ये रेस्ट्रिक्शन प्लेस करता है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट एंड नॉन बासमती राइस, ठीक है, यानी नॉन बासमती राइस और वीट को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर उसको प्रोक्योर किया गया है सेंट्रल पूल स्टॉक में एमएसपी के प्राइस पे, ठीक है। तो एकदम ठीक स्टेटमेंट है ये। अगर एमएसपी पे सरकार ने उसको इकट्ठा किया है तो उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा कि ट्रेड डिस्टॉर्शन होगी इससे, ठीक है, क्योंकि आपने सस्ते में खरीद लिया कोई चीज़ और उसको आगे चल के बेच दिया और वहाँ पर जाके लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर wheat and rice from central pool stocks cannot be exported to foreign countries even as humanitarian assistance aid, ये स्टेटमेंट गलत है। आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर इमरजेंसी में असिस्टेंस देना है, ठीक है, तो उसके लिए इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इंडिया ने किया भी है। कहाँ कहाँ पर किया है, अराउंड 2.56 लाख टन हमने खाना भेजा है रिसेंटली। कहाँ पर, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और ऐसी बहुत सारी और कंट्रीज़ में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 39 की तरफ चलते हैं हम लोग। हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, तो हेल्थ सेक्टर में जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये बोलती है कि हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट शुड बी इंक्रीज्ड टू 2.5% ऑफ जीडीपी। तो बिल्कुल ठीक है, 2025 तक 2.5% ऑफ जीडीपी तक इसको बढ़ा देना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को, ठीक है। और ये एक चीज़ और बोलती है ये पॉलिसी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है अभी जो भी करंट लेवल है, ठीक है, उसको घटाना चाहिए। कितना घटाना चाहिए, एटलीस्ट 25% से, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्ट है इसका। और इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इट इज़ फुली फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आयुष्मान भारत जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, एकदम स्टेटमेंट ठीक है। बट कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है वो सेंटर और स्टेट मिलके बेयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ शेयर्ड बाई सेंटर एंड स्टेट। फिर रिसेंटली जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की वो क्या कर दी गई है, 65 ईयर्स हुआ करती थी पहले 1 अप्रैल से, ठीक है, और 1 अप्रैल के बाद इसको हटा दिया गया है और अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हर एक एज ग्रुप के लिए खोल दी गई है, ठीक है। तो 70 ईयर्स वाला जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ओनली 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ राइट, थर्ड इज़ नॉट राइट। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करूँ तो इसमें क्या क्या खर्चा मिलता है, ठीक है। पहला चीज़ है प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन पहले, ठीक है, 3 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, आप हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए जा रहे हो उसके 3 दिन पहले तक का खर्चा और हॉस्पिटल होने के बाद 15 दिन का खर्चा जो है इसमें कवर किया जाता है। तो ये कहना चाह रहा है पॉइंट, ठीक है। फिर देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर, फैमिली साइज, एज और जेंडर पे किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, लुडाइट फैलेसी क्या होती है। लुडाइट फैलेसी की बात करूँ तो इट मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि नया टेक्नोलॉजी आया, नया इनोवेशन आया और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो उसको लुडाइट फैलेसी बोलते हैं, ठीक है। आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन 41 डायमंड रिजर्व्स की बात कर रहा है। डायमंड रिजर्व्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, चाइना में तो नहीं है, रशिया में है, 860 मिलियन कैरेट्स के अराउंड, ठीक है, ये रशिया में है। रशिया के बाद सेकंड नंबर पे बोत्सवाना है, थर्ड पे अंगोला है, फोर्थ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इससे मुझे लियोनार्डो दी कैप्रियो की पिक्चर याद आ गई, ब्लड डायमंड, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि पहला अगर रशिया को छोड़ दें तो नेक्स्ट 4 कंट्रीज़ आर अफ्रीकन ओरिजिन ओनली, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ही है, बोत्सवाना, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ अफ्रीका 5th नंबर पे। ये सब डायमंड रिजर्व्स हैं, ठीक है। 280 मिलियन कैरेट्स का रिजर्व जो है ये बोत्सवाना में है। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया में डायमंड बियरिंग रीजन्स मेनली कहाँ पर हैं, तो विंध्यान में, ठीक है, अरावलीज में नहीं है, विंध्यान रॉक सिस्टम में है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो नहीं है, एमपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो इसका एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर वुड बी डी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है कि डायमंड डिपॉजिट्स जो होते हैं भारत के अंदर 3 तरीके के जियोलॉजिकल सेटिंग्स में मिलते हैं। पहला क्या है, किम्बरलाइट पाइप्स, सेकेंड इज कॉन्ग्लोमेरेट बेड्स एंड एलुवियल ग्रेवल्स में, ठीक है।
मेन डायमंड बियरिंग एरियाज़ कौन से हैं? पन्ना बेल्ट है एमपी की जो कि विंध्यान रेंज में है। फिर मुनी मडुगु बंगनापल्ले कॉन्ग्लोमरेट है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आपका। फिर वज्र करूर किम्बरलाइट पाइप है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में। फिर ग्रेवल्स हैं कृष्णा रिवर बेसिन के आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये डायमंड बियरिंग एरियाज़ हैं मेनली। रिजर्व जो है भारत के अंदर कितने एस्टिमेटेड है और कहाँ पर हैं? तो ये पन्ना बेल्ट और कृष्णा ग्रेवल्स आंध्र प्रदेश में यहीं पर खाली मिलता है रिजर्व्स, ठीक है। फिर रिजर्व्स हैं कितने? तो दिस इज़ अराउंड 26,43,824 कैरेट्स, यानी कि 2.6 मिलियन कैरेट्स भारत के पास रिजर्व हैं। ऊपर हमने क्या देखा अभी, रशिया के पास 860 मिलियन है और इंडिया के पास कितना है? 2.6 मिलियन खाली, ठीक है। समझ रहे हैं, हमारे पास रिजर्व्स डायमंड के ना के बराबर हैं। फिर द कंडीशनल रिसोर्सेज ऑफ दिस मच कैरेट, ठीक है, ये तो ऐसे ही है। फिर न्यू किम्बरलाइट फील्ड्स आर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन रायचूर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के रायचूर गुलबर्गा में भी किम्बरलाइट फील्ड मिली हैं, तो हो सकता है आगे चलकर डायमंड रिजर्व्स निकल आएँ। रीवा पन्ना प्लेट्यू जो है ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेट्यू है जो कि विंध्यान रॉक सिस्टम के द्वारा बनाया गया है जब आर्कियन रॉक सिस्टम का इरोजन हुआ था, ठीक है। तो पन्ना प्लेट्यू जो है वो नतीजा किस चीज़ का? इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक्स। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था डायमंड वाले पार्ट में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर इन्होंने दिया था ABCD, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D एंड यहाँ पर E है, ठीक है। तो इसको जो है इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? D वाला मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो ये राजमहल हिल्स का पार्ट है आपका। B जो है आपका दंडाकारण्य वाला रीजन है, क्योंकि बाकी जगह जैसे यहाँ पर भी B में दंडाकारण्य है और यहाँ पर भी B में, लेकिन बाकी जगह जैसे यहाँ तेलंगाना है, B वाले ऑप्शन में तेलंगाना है, तो तेलंगाना प्लेट्यू आपका देखिए यहाँ पे है, इससे यहाँ पर है, ठीक है। ये B वाला रीजन जो है ये भुवनेश्वर के थोड़ा सा पैरेलल और नीचे ये दंडाकारण्य रीजन है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड वाला ऑप्शन C वाला, तो ये C हमेशा गिर रेंज ही है आपकी, तो गिर यहाँ पे भी मेंशन है, गिर यहाँ पर भी मेंशन है। फिर पालकोंडा रेंज की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये चेन्नई इन्होंने मेंशन किया है, चेन्नई से इन्होंने ये बात की है, यानी कि ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा चेन्नई का। तो चेन्नई के नॉर्थ वेस्ट में पालकोंडा रेंजेस हैं और चेन्नई के साउथ वेस्ट में देखिए नीचे की तरफ साउथ और वेस्ट, तो चेन्नई के साउथ वेस्ट में जावादी रेंज और शेवरॉय रेंजेस हैं। तो जब भी इन्होंने देखिए यहाँ पर जावादी लिखा है पहले में, चौथे नंबर पे D वाले पे, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने B में पालकोंडा लिखा है, तो ये एक ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने शेवरॉय लिखा, तो शेवरॉय और जावादी तो चूँकि चेन्नई से नीचे हैं ये तो वैसे ही नहीं होंगे, ठीक है। अब पालकोंडा वाले में मसला फंस रहा था, लेकिन यहाँ तेलंगाना की वजह से कैंसिल हो गया, तो पालकोंडा होगा चेन्नई के नॉर्थ वेस्ट में। और अजंता रेंज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये कौन सा E वाला पार्ट है? ये अजंता रेंज है और इसी के यहाँ पर पास में सतमाला रेंज होती है, ठीक है। ये यहाँ पर सतमाला है, ये अजंता है आपकी। तो इस तरीके से इसका आंसर D हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन 43 की बात करते हैं। अमेजॉन बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? पहली कोलंबिया है और थर्ड गुयाना है। पैराग्वे नहीं आती है, चिली भी नहीं आती है, ठीक है। कौन कौन सी पार्ट नहीं है अमेजॉन बेसिन के साउथ अमेरिका में? चिली नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, पैराग्वे नहीं है, उरुग्वे नहीं है। अमेजॉन बेसिन का पार्ट कौन कौन है? बोलीविया है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, पेरू है, वेनेजुएला है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। तो आंसर 1 और 3 था, तो इसलिए 1 और 3 ओनली, B आंसर इसका हो जाएगा 43 का। फिर यहाँ पर हम कुछ माउंटेन पीक्स जैसे मैं दिखा रहा था, तो ये माउंटेन पीक्स जो हैं ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम पर आप जाकर इसको तुरंत ही देख सकते हैं। ये फ़ोटोज़ वहाँ पर पड़ी हैं, ये कुछ माउंटेन पीक्स हैं, मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ लगा रखी हैं लर्न करने के लिए, ये आप देख लीजिएगा। ये मैं PDF भी अपलोड कर दूँगा ग्रुप पे, ठीक है। और ये कुछ हिल्स के बारे में बात हो रही है, तो ये देखिए यहाँ पर ये चेन्नई था कहीं, और यहाँ पर ये पालकोंडा रेंज है आपकी, और जावादी और शेवरॉय नीचे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइब्स और उनके पेयर्स को मिलाना है यहाँ पर, ठीक है। तो गद्दा ब्राह्मण की अगर मैं बात करूँ तो गद्दा ब्राह्मण जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है एकदम। कोंडा सवराज आंध्र प्रदेश में है, मनकिडिया आपके मध्य प्रदेश में है, और पद्दारी जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में नहीं मिलते हैं, इसलिए ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस अभी जल्दी में ही दिया गया है, किसको? गद्दा ब्राह्मण, ये GB करके लिखा है। पद्दारीज़ को जम्मू एंड कश्मीर में, पहाड़ीज़ को दिया गया, कोली को दिया गया है, ठीक है। ये सब कहाँ मिलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। तो अभी चूँकि ये इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया है, मे बी इस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर ट्विन साइक्लोन्स के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल रॉसबी वेव्स। ठीक है, रॉसबी वेव्स कौन सी होती हैं? ओशियन सर्जेस होते हैं, ये ओशियन वेव्स होती हैं। 4000 टू 5000 किलोमीटर्स का वेवलेंथ होता है इनका। ठीक है, और ये वर्लपूल क्रिएट करती हैं, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में हो, दोनों तरफ। ठीक है, दे अकर व्हेन ए साइक्लोन स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर साइक्लोन्स। ठीक है, तो जो साइक्लोन होता है ट्विन साइक्लोन्स में, तो जनरली एक बड़ा साइक्लोन टूट के दो स्मॉलर साइक्लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है? यहाँ पर मॉनसून सिस्टम और विंड्स का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फिर ओशियन का सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट 26 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इन्होंने 22 25 दिया था, तो 26 होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए आंसर इज ओनली 2। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दो साइक्लोन हैं। ठीक है, असानी एंड करीम, ये 2022 में आया था, 2022 में आया हुआ था। रॉसबी वेव्स कौन सी होती हैं? ओशियन वेव्स होती हैं। तो ये होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मेज़ के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। पहले में क्या है? बल्क ऑफ द मेज़ प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ यूज्ड एज पोल्ट्री फीड। ठीक है, पोल्ट्री फीड में यूज़ किया जाता है। जो इसका मेज़ का प्रोडक्शन है ये खारिफ सीज़न में होता है, बिल्कुल ठीक है। कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज़ का, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है और फिर बिहार आता है। वर्ल्ड ओवर यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया नहीं है, यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। और आंध्र प्रदेश में मेज़ की प्रोडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों ही जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं ये तीनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी होगा। खावड़ा प्रोजेक्ट जो है आपका, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी पार्क है। ठीक है, अडानीज इसको डील कर रहे हैं। 538 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ये फैला है। मुपंदल जो है लार्जेस्ट ऑनशोर विंड फार्म है इंडिया का। ठीक है, कहाँ पर है मुपंदल? आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो एनर्जी एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, वो इसको रन कर रहा है। 1500 मेगावाट है ये विंड फार्म। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो कौन सा है? गांसू विंड फार्म है, गोबी डेजर्ट, चाइना में, 20 गीगावाट का। ठीक है, थर्ड इज ससान। ससान क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन प्लांट है। कहाँ पर है? सिंगरौली, मध्य प्रदेश में, रिलायंस के द्वारा ऑपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। विल्सन साइकिल, ये कहाँ पर सुनते हैं जियोलॉजी में हम लोग? तो विल्सन साइकिल शोज आ कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट थ्रू सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड सबडक्शन। सबडक्शन आपने पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाती है और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है प्लेट्स का, और उसी की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं धरती पे काफ़ी ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं विल्सन साइकिल। जब ओशियनिक क्रस्ट बार बार बनती और टूटती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो उसको विल्सन साइकिल बोला जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर टेम्परेचर और मीन एनुअल रेनफॉल दिया गया था, मंथली रेनफॉल दिया गया था, उसके बेसिस पे एक चार्ट इन्होंने बना के दिखाया था। ठीक है, ये देखिए मंथ सारे के सारे दिए हैं। ये आपका जो है ये आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या चीज़ है? टेम्परेचर है -10 से लेके 25 के बीच में, और ये रेनफॉल है, ये रेनफॉल आपकी ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये किसका उन्होंने बोला था? ग्राफ है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक प्लेस का। वो प्लेस कौन सा है? जब मैंने इसको ट्रैक किया तो निकल के आया विनिपेग इन कनाडा। ये वो प्लेस है जहाँ पर ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है DFB अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने पूछा है कि ये कौन से क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है। तो दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट हुआ करते हैं। और ये देखिए ये टेम्परेट ग्रासलैंड अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये फोटो में आप देख पाओगे क्लियरली यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ पे हैं? ये है, देखिए ये विनिपेग है, इसी के बारे में सवाल है। ये ग्राफ विनिपेग का था। तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड से प्रेरीज हैं यहाँ पर, ये चिनूक विंड्स चल रही हैं। ये देखिए पंपाज है साउथ अमेरिका में, ये वेल्ड है आपका साउथ अफ्रीका में, इधर स्टेपीज आ रखे हैं सेंट्रल एशिया, और फिर ये डाउन से आपका ऑस्ट्रेलिया। ये सब आपका ये कैंटरबरी ग्रासलैंड है न्यूजीलैंड में। तो ये सारा का सारा जो है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। तो विनिपेग कनाडा, जिसका ये ग्राफ दिया गया है, इसका आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर।
पहला कैटल लेक्स का ये गलत है, ये जो होता है ग्लेशियर्स की वजह से बनता है। रिबन लेक जो है ये भी मीटियोर इम्पैक्ट इसका गलत दिया है, जबकि थर्ड एंड फोर्थ इज़ द राइट वन, तो ओनली 2 इज़ द राइट आंसर हेयर। ठीक है, इसके बारे में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये कैटल होल है, जैसे ये ग्लेशियर है आपका, ये डेड आइस है, ग्लेशियर से टूट के बची हुई आइस। फिर ये आइस जो है यहाँ पर इस तरीके से ज़मीन के नीचे धंसती चली गई और फिर यही मेल्ट होके कैटल होल्स बना दिया इसने। तो कैटल लेक आप समझ गए आप लोग कि जो आइस होती है ज़मीन में धंसती है और वही वहाँ पर पानी भर देती है। रिबन लेक जो होता है नैरो लेक होता है फाउंड इन ग्लेशियल वैलीज। ठीक है, रिबन लेक जो है आपका, ये देखिए ये रिबन लेक यहाँ पर बना है। हार्ड रॉक से ये ग्लेशियर नीचे आ रहा था, हार्ड रॉक को उसने इरोड नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही ये सॉफ्ट रॉक मिलती है तो इसी में ये धंस जाता है पूरा का पूरा ग्लेशियर और रिबन लेक बना देता है। ठीक है, फिर टार्न लेक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो टार्न लेक जो होता है दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ सर्ग ग्लेशियर। दे में ईदर भी सीजनल एज सुपरा ग्लेशियर लेक्स और परमानेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टार्न लेक है विल फॉर्म हेयर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट्स। ठीक है, तो ग्लेशियर ओवरऑल जो मेल्ट हो जाता है उसकी वजह से जब पानी नीचे कहीं एक ऐसे चीज़ में भर जाता है गड्ढे में, तो उसको बोलते हैं टार्न लेक। और बैरियर लेक जो होता है ये लैंडस्लाइड के आने की वजह से बन जाता है। ये देखिए ये एक बैरियर लेक आपका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इसको देख रहे थे, तो कैटल लेक्स वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं, ग्लेशियल एक्टिविटी। रिबन लेक्स मीटियोर इम्पैक्ट नहीं, किसकी वजह से, अगेन ग्लेशियर। टार्न लेक्स ग्लेशिएशन, ये सही दिया गया है, और बैरियर लेक लैंडस्लाइड एवलांचेस की वजह से। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कालाभारा रिवोल्ट, ये कब हुआ था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में? तो ये पांड्याज, पल्लवाज और चालुक्याज और बदामी इनके टाइम पर हुआ था। इट इज़ अ पावरफुल पेजेंट प्रोटेस्ट है, आंसर सी होगा इसका। पावरफुल पेजेंट प्रोटेस्ट है डायरेक्टेड अगेंस्ट लैंडेड ब्राह्मणास। ठीक है, जो ब्राह्मण हुआ करते थे जिनके पास ज़मीन थी, एरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मणास, तो उनके खिलाफ पेजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, उसको कालाभरा रिवोल्ट बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में किंग अशोका के कंटेम्प्रेरीज के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो है अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो अशोक किस टाइम पे थे? 268 BC से 232 BC तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में कौन कौन था इनमें से? मगाज ऑफ साइरिन का मैंने टाइम पीरियड लिखा 276 to 250 BC, ये थे, तो आंसर सही होगा ये। टोलेमी II ऑफ इजिप्ट जो थे 284 से 246 BC, ये भी कंटेम्प्रेरी थे। अलेक्जेंडर III जो थे वो 356 से 323, अशोका से बहुत पहले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। तिप्पा यदल का क्या मतलब होता है संगम एज में? तिप्पा यदल सती प्रथा को बोलते हैं। ठीक है, व्हेन ए विडो वॉलेंटरली एंड्स हर लाइफ ऑन हर हस्बैंड फ्यूनरल पायर, जब हस्बैंड की चिता पर जो है इंसान व्यक्ति या महिला सती हो जाती है तो उसको संगम एज में तिप्पा यदल बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन 54 की तरफ चलते हैं। इसमें से दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कौन कौन सी क्रॉप्स प्रीडोमिनेंटली ग्रो की जाती थी? तो दिल्ली सल्तनत, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीज़न क्या है उसका बता देता हूँ आपको। ये एक ठकेरा फेरू, ये एक मर्चेंट हुआ करते थे ठकेरा फेरू, और उन्होंने अराउंड 25 क्रॉप्स का अकाउंट दिया है। ठीक है, 1290 AD में दिया था ये अकाउंट, और उन्होंने बताया था कि प्रीडोमिनेंटली 25 क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं। इसमें से कौन कौन सी थी? वीट, राइस, जूट, शुगर केन, कॉटन। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हुआ करते थे। कौन से नहीं थे? मेज़, रेड चिलीज, टोबैको। अब ये कौन बताएगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि इतनी सारी क्रॉप्स नहीं थी? क्योंकि ये भारत में पहले होती ही नहीं थी, इनको इंट्रोड्यूस 16th सेंचुरी में किया गया है। ठीक है, इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स को पोर्चुगीज़ भारत में लेके आए, फ्रेंच भारत में लेके आए एंड ऑल। ठीक है, तो भारत में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है बाहर से? मेज़ लाया गया है, चिलीज़ लाए गए हैं, टोबैको लाए गए हैं, पोटैटो और टोमेटो, तो ये सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं 16th सेंचुरी के अराउंड। तो दिल्ली सल्तनत में आंसर खाली इसका ये देखिए 4 और 5 हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 55 की तरफ। खलीसा लैंड कौन से होते थे? खलीसा लैंड एम्परर का लैंड हुआ करता था, किंग का लैंड हुआ करता था, उसको खलीसा लैंड बोलते थे, आंसर इसका बी हो जाएगा। इट रिफर्स टू दोज लैंड वूज रेवेन्यूज वर रिजर्व्ड फॉर द इंपीरियल ट्रेजरी। क्वेश्चन 56 की तरफ चलते हैं। महजर
इट वॉज ए न्यू स्टेट पॉलिसी एंड कन्फर्ड अपॉन इटसेल्फ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इनफॉलिबिलिटी। यानी महजर का मतलब कि जो महजर है वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये किसने बोला था, ये अकबर ने ऐसी स्टेट पॉलिसी लाई थी कि ये कुछ भी कहेंगे करेंगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है। कब दिया था इन्होंने, अराउंड 1579 में। तो अकबर इज द राइट आंसर फॉर इंट्रोड्यूसिंग महजर स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इट वॉज ए डिग्री ऑफ इनफॉलेबिलिटी, जो इन्होंने खुद पे ऊपर कन्फर किया था, डिग्री ऑफ इनफॉलेबिलिटी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 57 की बात करता हूँ। इसमें से पूछ रहा है कि किसने म्यूज़िक के एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर खाली म्यूज़िक की बात हो रही है, डांस की बात हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर थोड़ा सा वो है, संशय है, क्योंकि ये प्राइमरली डांस के लिए नाट्यशास्त्र, लेकिन म्यूज़िक में भी कंट्रीब्यूट करता रहा है। तो ओवरऑल इसका आंसर मैंने जो लिया है ऑल 4 लिया है, ठीक है। नाट्यशास्त्र हो गया, फिर बृहदेशी नाट्यशास्त्र आपने सुना होगा भरत मुनि का, लेकिन बृहदेशी शायद ना सुने हो आप लोग। दिस वॉज रिटन अराउंड 6th to 8th century AD। इट इज़ ए संस्कृत टेक्स्ट। मतंगा मुनि ने बृहदेशी को लिखा है। इट प्राइमरली डील्स विद फोक म्यूजिक, ठीक है। फिर स्वरम लेख कलानिधि, ठीक है। ये 1550 AD में इसको लिखा गया है, यहाँ पर 1550 AD में रामामत्या ने लिखा है इसको विजयनगर किंगडम के टाइम पर, ठीक है। फिर अभिनय दर्पण जो है, इट वॉज रिटन बाय नंदीकेश्वरा। इट इज़ रिटन इन ए पोएट्री फॉर्म और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये चारों ही मेरी नॉलेज में यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ म्यूज़िक में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। इसको अरेंज करना है ज्योतिर्लिंगास को यहाँ पर, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका फ़ोटो अभी शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये मल्लिकार्जुन दिख रहा है तीसरे नंबर पे, सबसे ईस्ट में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये देखिए महाबलेश्वर कहाँ पर दिया है, सॉरी महाकालेश्वर यहाँ पर दिया गया है। तो थर्ड के बाद आ गया 1, फिर फोर्थ कौन से, त्र्यंबकेश्वर आपका ये है यहाँ पर, ठीक है। और फिर लास्ट में नागार्जुना ये है। तो ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे तो मल्लिकार्जुन हो गया, महाकालेश्वर हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, नागेश्वर हो गया। इस तरीके से ये चारों का आंसर दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन 58 का। क्वेश्चन 59 की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपस में रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। सुत्ता पिताका का मतलब होता था डायलॉग्स एंड डिस्कोर्सेज ऑन मोरालिटी, ठीक है। मोरालिटी के ऊपर जो भी डायलॉग किया गया, डिस्कोर्स या चिंतन मनन किया गया, बोला गया, वो सुत्ता पिताका में मेंशन्ड है। विनय पिताका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, डेली लाइफ की। जो मॉन्क्स होते हैं ना बुद्धिस्ट संघा में, उनका डेली लाइफ में क्या रिचुअल होना चाहिए, वो सब विनय पिताका में मेंशन्ड है। अभी धम्म पिताका अपनी जगह ठीक है, ये फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी से डील करता है। तो यहाँ पर ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि तीसरा ही सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत। क्वेश्चन 60 की बात करते हैं। इसमें से एलोरा केव्स के बारे में क्या सही नहीं है, बी इज़ द राइट आंसर हेयर, ठीक है। बी क्यों होगा राइट आंसर, क्योंकि अर्धनारीश्वर एंड महेश मूर्ति, ये फेमस स्कल्पचर जो हैं ये एलोरा के नहीं हैं, ये एलिफेंटा केव्स में होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर महेश मूर्ति एलिफेंटा केव्स में मिलते हैं। एलोरा केव्स में और क्या मिलता है, तो एलोरा केव्स में मोनोलिथिक कैलाशनाथ टेम्पल मिलता है, ठीक है, जिसपे कि दीवारें जो हैं वो बहुत अच्छे से पेंट भी की गई हैं। तो कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है, एलोरा में है। फिर जैन टेम्पल्स की कुछ पेंटिंग जो हैं, पेंटिंग्स ऑन जैन टेम्पल्स फाउंड हेयर बिलोंग टू दिगंबरा सेक्ट, ठीक है। तो एलोरा में जैन टेम्पल्स भी कुछ बने हुए हैं, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल, वैसे ही जैन टेम्पल। तो जैन टेम्पल में जो पेंटिंग्स हैं वो दिगंबरा सेक्ट की हैं, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। जैन टेम्पल्स यहाँ पर बनाए गए थे अमोघ वर्षा के टाइम पे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्वेश्चन 61 की बात करते हैं, नैनो फाइबर्स। तो नैनो फाइबर्स का पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया गया है उनके बारे में, दीज आर मच स्मॉलर देन ट्रेडिशनल फाइबर्स, एकदम ठीक बात है। यूनिक प्रॉपर्टी भी होती है, हाई स्ट्रेंथ लो वेट, एकदम ठीक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 जो है, इट कैन बी यूज फॉर रिमूविंग वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जैसे कि हार्डवुड पल्प बेस्ड नैनो फाइबर जो होता है, हार्डवुड पल्प बेस्ड नैनो फाइबर, ये आपका पर्टिकुलेट मैटर्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। फिर इनका हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, हाई सरफेस एरिया होता है, पोरोसिटी भी हाई होती है, विच मेक देम आइडियल फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 61 का आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन 62 की बात करते हैं, TSAT-1A, ये सैटेलाइट की बात हो रही है, पहली इंडिजिनस सैटेलाइट है जो कि कम्प्लीटली बनाई गई है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा,
ठीक है। ये मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, सर्विलांस में बहुत मदद करेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज़ राइट, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 3 इज़ रॉन्ग। 2 क्यों गलत है? क्योंकि टाटा ने इसरो के साथ कोई बात नहीं की है, टाटा ने मिलकर बनाया है सैटेलॉजिक के साथ में। सैटेलॉजिक एक कंपनी है, तो इट इज़ कम्प्लीटली बिल्ट बाई प्राइवेट सेक्टर। TSAT-1 इज़ कम्प्लीटली बिल्ट बाई प्राइवेट सेक्टर, नॉट बाई एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स के फैल्कॉन रॉकेट ने लॉन्च किया है। किस मिशन के तहत? बैंड वेगॉन 1 मिशन के तहत, ठीक है। तो बैंड वेगॉन 1 मिशन स्पेस एक्स का प्राइवेट मिशन है, ठीक है। TSAT-1 है, इसके तहत लॉन्च किया जा रहा है। आंसर वुड बी ओनली 1, क्योंकि पहला ही सही है, बाकी सेकेंड एंड थर्ड इज रॉन्ग। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आ सकता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, एरावत प्रत्यूष मिहिर क्या है? ये भारत के सुपर कंप्यूटर्स है, ठीक है। और भी सुपर कंप्यूटर्स हैं जैसे परम सिद्धि और एका। एका किसका है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS ने बनाया है। फिर प्रत्यूष जो है ये वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च करके देता है। भारत का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में 75th नंबर पे आता है और भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन 64 की बात करते हैं। तो कुलाशेखरा पट्टिनम जो है ये सेकेंड लॉन्च पोर्ट हो गया, स्पेस लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के अंदर। पहला कौन सा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर है। सेकेंड वाला इसको ओपन किया गया है अभी, और इसको बिल्ड किया जा रहा है बल्कि। और इससे क्या होगा आने वाले टाइम पे? एनुअली 20 to 30 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च किया जा पाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ कम्प्लीटली राइट हेयर, ठीक है। और ये कुलाशेखरा पट्टिनम जो है थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के। जैसे कि मैंने बताया ना कि सतीश धवन स्पेस सेंटर वो श्रीहरिकोटा में, वैसे ही थूथुकुडी में कुलाशेखरा पट्टिनम है। फिर इसमें का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि इट अलाउज डायरेक्ट साउथवर्ड एंड स्मॉलर ट्रैजेक्टरी विदाउट हैविंग टू ओवरफ्लाई श्रीलंका। श्रीलंका से ऊपर जाए बगैर ही आप जो है सीधी सीधी ट्रैजेक्टरी लेकर फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हमको 20 से 30 करनी है तो फ्यूल हमारा बचेगा। अभी तक जो होता है सतीश धवन सेंटर से, तो जैसे ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो हमेशा इसके साइड से होके जाना पड़ता है और फिर लेते हैं, क्योंकि कभी भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है इंश्योर किया जाता है कि ओशियन में ही वो लॉन्च हो, ठीक है, यानी कि ओशियन के ऊपर से जाए। लॉन्च तो ग्राउंड से ही होगा, ओशियन के ऊपर से जाए, ताकि इनकेस कोई मिसफायर होता है, कोई फेलियर होता है तो वो सीधे समुद्र में जाके गिरे रैदर देन लैंड पे गिरे, क्योंकि दीज आर इन टर्न्स, ठीक है, बहुत कई कुंटल और टन्स में इनका वेट होता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर वुड बी ए, कि सेकंड वाला जो है वो स्टेटमेंट सही है। तो पहले वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अभी स्मॉलर ट्रैजेक्टरी होगी यहाँ से जाने में। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी जो है ये आंसर वुड बी सी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 65, इट इज़ अ हाई प्रिसीजन नेटवर्क, टाइम सिंक्रोनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। सीधे शब्दों में बात कर लेते हैं। सर्न जो है जो पार्टिकल एक्सेलरेटर को संभालता है और आपका यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर्न, तो उसने इसको डेवलप किया वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल। वर्ल्ड में जो टाइम को प्रिसीजन के साथ मैनेज किया जाता है ना, एटॉमिक स्केल पे, एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक क्लॉक के लेवल पे, तो वो प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। नाउ वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ये काम क्या है? मेनली टू सिंक्रोनाइज डिवाइसेस इन द एक्सेलरेटर्स डाउन टू सब नैनो सेकेंड तक का प्रिसीजन लाने के लिए वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। तो आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन 66 की बात करते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल का रेंज कितना है? 1000 से 2000। ये केपेबल है कन्वेंशनल न्यूक्लियर दोनों ले जाने के लिए। अग्नि प्राइम जो है 2 स्टेज मिसाइल है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है 2 स्टेज मिसाइल, 2 स्टेज यूज़ होता है अग्नि प्राइम में। और ये लाइटर है, पुरानी अग्नि सीरीज़ की जो मिसाइल्स थी उनके कंपैरिजन लाइटर है। तो स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी है अग्नि प्राइम में। MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्वेश्चन 67 की बात कर लेते हैं। ये टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कहाँ ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो आंसर वुड भी इसका बी। सेकंड पे क्या दिया गया? लीवर, दिस इज़ लीवर। देखिए ये लीवर है आपका, ये स्टमक है, दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। मुझे नहीं पता है कि ये क्यों क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम कर दिया है जहाँ पे एम्बिग्यूटी है, लेकिन 2, 3, 4 और 1,
क्योंकि ये थर्ड जो है देखिए ये लीवर हो गया, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्टमक के नीचे है, ठीक है। और फिर लास्ट में ये देखिए ये अपेंडिक्स आता है इसके भी नीचे, तो इसलिए आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन 68 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इट, बिल्कुल ठीक बात है। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम शेल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिकल्स बट वेव्स, किसके हिसाब से, ये ज़रूरी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेव्स होती हैं, तो ये एकदम ठीक बात है। ये वेव्स की तरह ही ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन, जब तक ये डिटेक्शन स्क्रीन, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन देखिए आ रहा है और तो ये वेव के फॉर्म में ही आ रहा है, लेकिन जब ये डिटेक्शन स्क्रीन से आके भिड़ जाता है तो यहाँ पर ये आगे खाली पार्टिकल वाला बिहेवियर दिखाता है, अदरवाइज ओवरऑल इसके एग्जिस्टेंस में ये वेव रहता है, किसके अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वॉर्म होल्स हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड इन द यूनिवर्स, ये भी ठीक है। आंसर इज 3। वॉर्म होल्स का क्या मतलब होता था? वॉर्म होल्स का मतलब है टाइम ट्रैवल जिसके माध्यम से किया जा सके। तो ऑब्वियसली ये चीज़ अभी तक नहीं है, लेकिन किसने बताया था इसको? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसलिए साइंटिस्ट इसकी भी खोज में लगे हुए हैं। और इसके बारे में आपने सुना भी होगा किसमें? इंटरस्टेलर मूवी में, ठीक है। क्या गजब की मूवी थी, क्रिस्टोफर नोलान साहब बहुत शानदार पिक्चर बनाए थे। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 में। स्टार्स की लाइफ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेड जायंट फेज जो है एकदम एंड फेज होता है, लास्ट फेज होता है, लेटर फेज होता है, यंगेस्ट फेज नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड क्या है? आवर सन एंड स्टार्स ऑफ सिमिलर साइज विल डाई एंड क्रिएट न्यूट्रॉन स्टार, ये भी गलत है। हमारा सन जो है वो छोटा है, तो ये जब डेथ होगी इसकी तो ये वाइट ड्वार्फ बनाएगा। जब सन का जो वेट है उसका 1.4 टाइम्स या इससे भी बड़ा स्टार अगर डेथ होगी तो वो वाइट न्यूट्रॉन बनाएगा, ठीक है। यानी कि सन का जो भी वेट है, मान लीजिए एक्स वेट है, तो 1.4x और इससे छोटे वाले जितने भी हैं, ठीक है, स्टार्स, वो सारे के सारे वाइट ड्वार्फ बनाएंगे और इनसे बड़े वाले न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे अपने टाइम ख़त्म होने के बाद। चंद्रशेखर लिमिट जो होती है ये मैक्सिमम मास दैट अ स्टेबल वाइट ड्वार्फ स्टार कैन अटेन बिफोर इट कोलैप्सेस इनटू ए न्यूट्रॉन स्टार और ए ब्लैक होल, ठीक है। तो ये चंद्रशेखर लिमिट वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अगर स्टार का 1.4 टाइम्स मास है सन का, तो दे विल डाई एंड टर्न इनटू न्यूट्रॉन स्टार अगर उससे बड़ा है, ठीक है। तो थर्ड इज राइट, फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, ओनली ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 70 की बात करते हैं। सी डोम डिफेंस सिस्टम, सी डोम जो है ये नेवल वर्जन है। आयरन डोम ज़मीन पे था, लैंड पे था। नेवल वर्जन पानी वाला वर्जन, शिप के ऊपर माउंट करने वाला वर्जन सी डोम डिफेंस सिस्टम है। किसने बनाया है? इजराइल के राफेल टेक्नोलॉजीज़ ने बनाया है। पहला स्टेटमेंट भी वही कहता है कि सी डोम जो है इट इज़ एन एडवांस्ड नेवल वर्जन। ये पहली बार अनवील किया गया था 2014 में सी डोम को, और सी डोम को अभी कब से डिप्लॉय किया गया? 2022 में। इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ डेवलप्ड बाय इजराइल, ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ इक्विप्ड विद इट्स ओन रडार टेक्नोलॉजी। तो सी डोम का अपना रडार नहीं होता है, आयरन डोम का होता है खुद का रडार, क्योंकि इसको ग्राउंड पे रहना है। लेकिन सी डोम चूंकि शिप में लगता है तो वो शिप का ही रडार यूज़ करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा। और इसके साथ में यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही है, आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन 71 की बात कर लेते हैं। जल जीवन मिशन की बात यहाँ पर चल रही है। तो राष्ट्रीय जल जीवन कोष जो है इसमें लिखा हुआ है कि इट विल रिसीव फंड्स फ्रॉम वाटर सेस। तो वाटर सेस से नहीं बल्कि वॉलेंट्री डोनेशन से इसमें पैसा आता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राष्ट्रीय जल जीवन कोष जैसे दिखा है तो वैसे ही जल जीवन मिशन है। तो जल जीवन मिशन में 90:10 का फंडिंग रेशियो है सेंटर और स्टेट के बीच में। 90 यानी 90% सेंटर खर्चा उठाएगी, 10% स्टेट उठाएगी अगर वो हिमालयन स्टेट है। 50-50 रेशियो होगा नॉर्मल स्टेट्स प्लस सेंटर के बीच में। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 0% खर्चा यानी कोई खर्चा नहीं उठाएगी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये होता है जल जीवन मिशन के बारे में। इसका ऑप्शन 2 क्या है? इसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ MG नरेगा एंड इट विल बी कन्वर्ज्ड विद जल जीवन मिशन। इसका जितना भी वाटर कंजर्वेशन वाला पार्ट है, यस ये सही है स्टेटमेंट आपका। मनरेगा का 60% एक्सपेंडिचर जो होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट पे खर्च होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़ जो होती हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि 50% उसमें महिलाएं होंगी, ये गलत है।
ठीक है। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़ जो होंगी उसमें 7 to 12 मेंबर्स हो सकते हैं, तो 7 to 12 मेंबर्स हो गए, और 20% SC/ST होंगे, 30% वुमेन होंगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ओनली 1। और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? खाली सेकंड वाला। पहले वाले में वाटर सेस नहीं है, वॉलेंट्री डोनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्ट्स के बारे में बात चल रहा है कि वुमेन के बारे में जो एक्ट्स आए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए इनको। तो मैंने सबके आगे ईयर लिख दिए हैं। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। इसके अकॉर्डिंगली आंसर वुड बी ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका स्टेटमेंट 1 इज़ राइट, 2 इज़ राइट, 3 इज़ राइट, ठीक है। अशोक हुर्रा केस में पहली बार क्यूरेटिव पिटिशन दी गया था, कब? 2002 में। ये एक म्यूचुअल डिवोर्स वाली बात थी, तो डिवोर्स लेना चाह रहे थे तो पहले ले लिया था, और फिर वापस से पत्नी ने बोला कि जो मिस ये रूपा अशोक हुर्रा जी हैं, इन्होंने वापस से बोला कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो क्यूरेटिव पिटिशन इसलिए होता है कि इन केस सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है, और अब इस जजमेंट के बाद कोई रिकोर्स करना, मान लीजिए जजमेंट अगर गलत आ गया, इसमें अगर कोई बदलाव करना है तो कैसे करेंगे? तो दैट इज़ द वे, क्यूरेटिव पिटिशन, ठीक है। तो ये क्यूरेटिव पिटिशन कब किया जाता है? इट इज़ ए जुडिशियल इनोवेशन टू करेक्ट द ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी फाइनल जजमेंट अगर कोई दे दिया और उसमें कुछ मिसकैरेज हो रहा है जस्टिस का, तो उसको सही करने के लिए क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन है। आंसर इसका भी सी होगा, ठीक है। फिर डेकेडल सेंसस की बात करते हैं 2021 की, और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ पर ये फ़र्क डालेगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव विल बी इम्पैक्टेड बाय डिले इन सेंसस 2021, ठीक है। तो जब ऐसी कोई बात होती है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी के टर्म्स में बात हो रही है कि अभी इनमें से किस पे फ़र्क पड़ेगा। पीडीएस के बेनिफिशियरीज पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कौन अबव पॉवर्टी लाइन है, कौन बीपीएल है, तो ये सब टाइम के साथ ही सेंसस से ही धीरे धीरे कल के उसके डेटाबेस से पता चलता है। तो ये डेफिनेटली। सेकंड, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट। तो अभी वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जस्ट आया है, लेकिन वो आने वाली लोकसभा में होगा, 2024 में तो लग नहीं रहा है, तो इसके सेंसस से इसका कोई मतलब फिलहाल के लिए नहीं है। तो सेकंड मेरे हिसाब से नहीं होगा, हो सकता है विजन इसको मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट करे तो अपना वो दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है मेरे ओपिनियन में, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला सही है और बाकी भी 3, 4 और 5 सही है यहाँ पर, ठीक है। डेटा ऑन माइग्रेंट पॉपुलेशन, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन, जिसमें पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टेट की, और फिर रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड OBC, ठीक है। तो इसकी बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर वुड बी सी। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल इलेक्शंस की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्वेश्चन नंबर 75 में। ये कहता है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट के जब से आया है, यानी 1992 एंड 3, तब से इलेक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज़ हैव बीन इनवेरिएबली हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो रेगुलर इंटरवल पे नहीं हुए, यही तो दिक्कत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जनगणना, ऊपर देखिए जनगणना एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम 2023, ओवर 1400 म्यूनिसिपैलिटीज़ डिड नॉट हैव इलेक्टेड काउंसिल्स इन प्लेस, ठीक है। तो कई सारी 1400 म्यूनिसिपैलिटी ऐसे हैं जिसमें इलेक्टेड काउंसिल्स अभी टाइम पे हुई ही नहीं है, सितंबर 2021 में। स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आर्टिकल 243U किस लिए यूज़ होता है? इट सेज दैट अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स द ड्यूरेशन ऑफ देम इज़ 5 years ओनली, ठीक है। इसके बारे में बात करता है, तो यहाँ पर आंसर वुड बी डी। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 76, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहाँ पर बात चल रही है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। नीति आयोग करता है, इंटरस्टेट काउंसिल भी करता है, GST काउंसिल भी करता है, क्योंकि इन तीनों ही जगहों पर जो है एक स्टेट्स जो है एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल 3 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे स्किप ही हो गया था, अभी पढ़ा है जस्ट, ठीक है। एनीवे, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंश्राइंड एज ए फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो फिर डी इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, रैदर इट इज़ मैंशनड अंडर आर्टिकल 50, ठीक है। 50 में ये मेंशन ज़रूर है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन 78, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किस टाइम पे किया गया? VP सिंह के टाइम पे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के टाइम पे, बिल्कुल ठीक है।
पीवी नरसिम्हा राव वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू हेड कोalition गवर्नमेंट, नहीं, पीवी नरसिम्हा राव आपके आए थे 1992 के अराउंड। पहली कोalition गवर्नमेंट हमें ये 1977 में बन गई थी। उसको हेड किसने किया था, पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि कोalition गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे, मोरारजी देसाई। स्टेटमेंट 3, मनमोहन सिंह पहले राज्यसभा के ऐसे मेंबर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इंदिरा गांधी जब बनी थी तो वो राज्यसभा की मेंबर ही थी पहले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, थर्ड एंड सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, ओनली वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 79 की बात करते हैं। लोबितो रेल कॉरिडोर्स, ठीक है, जिनको रिवाइव किया जा रहा है यूएसए के सपोर्ट से, वो कहाँ पर हैं, वो अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर, ये 1300 किलोमीटर लंबी रेल है। लोबितो अटलांटिक रेलवे बोला जा रहा है। एंगोला जिसके ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, तो एंगोला बॉर्डर करता है मेडिटेरेनियन सी को, एंगोला से चालू होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होते हुए ये ज़ाम्बिया तक जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 80 की बात करते हैं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, इसको कौन प्रदर्शित करता है, रिलीज़ करता है, जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रिलीज़ करता है, जो कि खुद में स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसको पब्लिश करता है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को, ठीक है, किसके साथ मिलके, अलायंस ऑफ फॉरेन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। क्वेश्चन 81 की बात करते हैं। माइक्रो एल्गाई की यहाँ पर पहली बात लिखिए, माइक्रो एल्गाई आर फाउंड ओनली इन मरीन वाटर, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, खाली मरीन वाटर में नहीं मिलते, फ्रेश और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। मरीन क्या होता है, सलाइन खाली, ये फ्रेश में भी मिलते हैं, ठीक है। फिर ये बोथ बेंथिक लेवल पे और लिटोरल हैबिटेट दोनों जगह मिलते हैं। ओशियंस में इनको फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है, माइक्रो एल्गाई जो होते हैं वही फाइटोप्लैंक्टन हो जाते हैं ओशियंस के अंदर। फिर मैक्रो एल्गाई, जैसे माइक्रो एल्गाई के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन यहीं पर हो गया ये, लेकिन जो मैक्रो एल्गाई होता है वो सीवीड होता है, सीवीड इज ए मैक्रो एल्गाई, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जो कि गलत है यहाँ पर, ठीक है, सी ग्रास इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रो एल्गाई, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये माइक्रो एल्गाई होती ही नहीं है। सी ग्रास इज एन एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म होता है, इट इज़ ए ट्रू प्लांट, ठीक है, इट इज़ नॉट एन एल्गाई, ठीक है, ये ट्रू प्लांट है, ये पेड़ है, ये पौधा है, एंजियोस्पर्म है सी ग्रास, इट इज़ नॉट ए माइक्रो एल्गाई। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल माइक्रो एल्गाईज आर हार्मफुल, ठीक है, ऐसा नहीं है। बेनिफिशियल मैं बता देता हूँ कौन से हैं, जैसे स्पिरुलिना, ये अपने वेट का 70% तक इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, तो स्पिरुलिना जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और बाकी भी कुछ माइक्रो एल्गाई जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वाइटामिन, ये सब भी देने का काम करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ द ऑल आर रॉन्ग हियर, ऑल आर रॉन्ग, तो इसलिए आंसर वुड बी डी। फिर क्वेश्चन 82 की बात करते हैं, ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट, तो इट इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ ये IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़, एंड WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, एक्सट्रीम हीट वाला जो है WMO प्लस IFRC, ये दोनों ने स्टार्ट किया था। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 83 की तरफ। नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन की बात चल रही है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ ए स्पीशीज ऑफ रेवरेंट टर्टल एंडेमिक टू इंडिया एंड बांग्लादेश, ऐसा नहीं है, इंडिया एंड बांग्लादेश का एंडेमिक नहीं है, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया का है और म्यांमार में भी मिलता रहा है। फिर ये ओमनीवोरस होता है, येस, ये पौधे भी खाता है, प्लांट जो होते हैं उनको खाता है, प्लस क्लैम्स को भी खाता है, ठीक है, तो ये ओमनीवोरस है। फिर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल स्पीशीज फाउंड इन एशिया। स्टेटमेंट क्या था, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 जो है स्टेटमेंट इज राइट, तो आंसर इज ओनली 1। फिर क्वेश्चन नंबर 84, ब्रूमेशन का क्या मतलब होता है, तो ब्रूमेशन का जो मीनिंग होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जब शांत पड़ जाते हैं, हाइबरनेट करने लगते हैं, एकदम धीरे पड़ जाते हैं ठंड के टाइम पर, तो उसको बोलते हैं ब्रूमेशन, ठीक है। फिर इसमें जो है ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी जो है, ये अभी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके एक इंडियन स्टेट ने साइन किया है, तो वो पूछा था कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने पहली बार ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया है, सेटअप किया है, किसके साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ में, तो ये गोवा है, स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी का, ये लो कार्बन का क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और उसको प्रमोट करने के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कब इसको लॉन्च किया गया, सेटअप किया गया, 20 फरवरी 2024 को। क्वेश्चन 86 की तरफ चलते हैं। 1860s के फर्स्ट हाफ में
रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्टेडली डिक्लाइन, नहीं, एकदम से बढ़ गए थे, कॉटन का बूम आ गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1861, जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर आई तो अमेरिका से आने वाला कॉटन जो कि यूके में जा रहा था, तो अब चूंकि यहाँ पर सिविल वॉर हो गई है तो सिविल वॉर में कॉटन का प्रोडक्शन रुक गया है। तो अब यूनाइटेड किंगडम को तो कॉटन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? इंडिया से मिलेगा। तो यहाँ पे एकदम से इंडिया में बूम आ गई थी। तो स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 इज राइट। आंसर वुड बी डी यहाँ पर, ठीक है। और 1862 में, जैसे ये फर्स्ट हाफ में लिखा ना, फर्स्ट हाफ ऑफ 1860s, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्टेडली डिक्लाइन, नहीं, ये स्टेडली बढ़ गए थे। तो इंडिया जो है यूनाइटेड किंगडम को 1862 में 90% ऑफ द टोटल कॉटन डिमांड बाई देम वॉज सप्लाइंग, ठीक है। तो इंडिया सप्लाई कर रहा था उसको 90% उसकी डिमांड का। फिर क्वेश्चन 87 को देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इट प्रोवाइडेड ए पार्लियामेंट्री प्रोहिबिशन ऑन इंपीरियल एक्सपेंशन। तो पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था 1784 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने बोला कि अब जो है इंपीरियल एक्सपेंशन नहीं होगा और स्टेट्स को कॉन्कर नहीं किया जाएगा। बट लॉर्ड वेलेस्ले जो थे, जो कि 1798 में अपना सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे, तो उन्होंने जो इंपीरियल एक्सपेंशन वापस से चालू कर दिया। स्टेटमेंट 1 इज कम्प्लीटली राइट। पिट्स इंडिया एक्ट का मेन फोकस क्या हुआ करता था? टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया एंड टू प्रमोट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट। तो ये थी उसकी कहानी। स्टेटमेंट 2 क्या है? नेपोलियन जो था उसने इजिप्ट को इन्वेड किया था 1798 में, और उसके बाद उसका जो प्लान था वो, जैसे कि टीपू सुल्तान से इनकी बात चल रही थी उस टाइम पे, तो ये भारत आकर, इंडिया आकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना चाह रहे थे नेपोलियन, ठीक है। इजिप्ट को जीतने के बाद वेलेस्ले को ये पता चल गया, इसलिए इन्होंने फ्रेंच को हराना, मतलब इंडिया में भी हराया और उसके बाद सब्सिडरी अलायंस भी चालू कर दिया, ठीक है। इसलिए आंसर वुड बी ए। बैटल ऑफ नाइल हुई थी 1798 में, इसमें ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच, ठीक है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 88, राइले पेपर्स किसके कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं। एच राइले एक सिविल सर्वेंट थे जो कि होम सेक्रेटरी थे उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने एक पेपर निकाला था जो कि बताता था कि बंगाल अगर यूनाइटेड रहेगा तो पावरफुल रहेगा, बंगाल को डिवाइड कर दोगे तो फिर जो है उनका रेवोल्यूशनरी टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो इट प्रोवाइडेड ए ट्रांसफर प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, एच राइले का प्लान। क्वेश्चन नंबर 88, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें इंडेंजर्ड लेबर्स की बात हो रही है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तीनों ही गलत है। आंसर वुड बी डी। इंडेंजर्ड लेबर जो होता है ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लेबर था, ठीक है, जिसमें लेबरर्स को बाहर ऑफिशियल एग्रीमेंट पर भेजा जाता था। लेकिन गलत क्या पॉइंट है इसमें? उनको 5 साल के लिए वो एग्रीमेंट होता था, यहाँ पर इंडेफिनिट टाइम लिखा हुआ है। सेकेंड, इंडिया के इंडेंजर्ड लेबरर्स जो थे दे वर एम्प्लॉयड ओनली इन ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है, आउटसाइड इंडिया ऐसा नहीं है। फ्रांस के, फॉर एग्जांपल फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड पे 1860 पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडेंजर्ड लेबरर्स को भेजा था। सेकंड भी गलत हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट, सूरीनाम वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी टू रिसीव इंडेंजर्ड लेबरर्स, ये भी सही नहीं है। मॉरिशस जो था 1838 में ही वहाँ ट्राई किया गया था, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी थी, यहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर्स भेजे गए थे। सूरीनाम जो है वो 1873 में वहाँ गए थे, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 90, कोई लैंग्वेज की बात चल रही है यहाँ पे, इसकी डिमांड है कि इसको 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए, तो क्विंगा लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं और इसका आंसर होगा सी। ये एक द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है और कौन बोलता है इसको? कांड ट्राइब बोलती है उड़ीसा की, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाता है? तो उड़िया स्क्रिप्ट से लिखते हैं और अराउंड 9.41 लाख स्पीकर्स आर देयर। आफ्टर दैट खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, खालिमपुर की अगर मैं बात करूं तो ये पाला डायनेस्टी को बिलोंग करती है, इसको धर्मपाला ने रिलीज़ किया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने अपने पाटलिपुत्र विक्ट्री के बारे में भी बताया है। इनको परम भट्टारका बोला जाता था धर्मपाल को, ठीक है, जो कि 770 से 810 AD पर रूल करते थे। तो खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और क्या जिक्र करता है? इट बिलोंग टू पाला डायनेस्टी, येस धर्मपाला। इट टॉक्ड अबाउट किंग गोपाला, ठीक है, कि वो किस तरीके से इलेक्ट हुए थे अनफिट रूलर को रिप्लेस करने के लिए। तो येस, ये जीनियोलॉजी पूरी बताता है, ये बताता है कि पाला रूलर्स शुरू से लेकर अंत तक कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पाला डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, आंसर इज बी। क्वेश्चन 92, फतेहपुर सीकरी की बात चल रही है,
किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। यहाँ पर टॉम है शेख सलीम चिश्ती की, जिनकी बिल्डिंग जो है इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जो कि 1 फ्लोर की ही है, 1 स्टोरी ही है, लेकिन इकलौती ऐसी है पूरे शहर में जिसमें वाइट मार्बल लगा है। तो बिल्कुल ठीक है, इसको वाइट मार्बल में बनाया गया था। फिर मोस्ट बिल्डिंग्स हियर फॉलो द ट्रिबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ट्रिबेट स्टाइल, आर्क्यूबेट स्टाइल, दो तरीके के स्टाइल होते हैं। ट्रिबेट यहाँ पे फॉलो किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये सल्तनत पीरियड में ज़्यादातर प्रमोट किया गया था, यूज़ किया जा रहा था ट्रिबेट स्टाइल, जो कि बीम और कॉलम पे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। ठीक है, ट्रिबेट स्टाइल मीन्स यूजिंग बीम एंड कॉलम। आर्क्यूएट स्टाइल मीन्स यूजिंग आर्चेज एंड डोम। ठीक है, डोम और आर्च को यूज़ किया जाता है आर्क्यूएट स्टाइल में। आर्चेस के ऊपर ही सारा का सारा सुपर स्ट्रक्चर का वेट डाल दिया जाता है, जबकि यहाँ पर बीम और कॉलम पे बनता है ट्रिबेट में। ट्रिबेट स्टाइल का और एग्जांपल क्या है? तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ट्रिबेट। ये हो तीसरे वाले ऑप्शन पे मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स है दोनों का। ठीक है, ट्रिबेट का भी आर्क्यूएट का भी है, लेकिन ओवरऑल अब कौन सा ज़्यादा है इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है। स्टिल आई विल मार्क द आंसर एज 3, यानी कि ऑल 3 सी पार्ट। ठीक है, सी ऑप्शन। कारोटाल 2020 क्या होता है आपका? इट इज़ अबाउट वेरीफाइंग द रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए कारोटाल 2020 रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड ट्रेड रूल्स 2020। ठीक है, कारोटाल ये है, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 94, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है? इंडिया अज्यूम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2024। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2024 में ही इंडिया चेयरमैन बना है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वर्ल्ड की शुगर मार्केट कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहती है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ टोटल ग्लोबल शुगर कंजम्पशन। ये इंडिया जो है लार्जेस्ट तो है ग्लोबल शुगर कंजम्पशन में, लेकिन ये 25% नहीं है, 15% है खाली। ठीक है, और इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और साथ में इंडिया जो है वर्ल्ड का टोटल जो ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन है उसका 20% करता है, यानी 1/5 ऑफ द ग्लोबल शुगर इज कमिंग फ्रॉम इंडिया ओनली। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 1968 में बनाया गया था। कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है? लंदन में। कितने मेंबर्स हैं? 88 मेंबर्स हैं। ठीक है, और शुगर के बारे में जान लेते हैं। तो शुगर जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल चाहिए, और डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए। तो फिर क्वेश्चन 94 का जो आंसर है वो आंसर बी है। क्वेश्चन 95 की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंडिया किसमें फाउंडिंग मेंबर रहा है ये पूछ रहा है। तो पहले 3 में रहा है। ठीक है, IBRD, IDA, IFC। हम मीगा में नहीं है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी में नहीं है, क्योंकि ये बनाई कब गई थी? 1988 में। इंडिया ने ज्वाइन कब किया? 1994 में। तो इसलिए इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है, फर्स्ट 3 के हैं। इसी में ऑप्शन 5 है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो इसमें तो इंडिया मेंबर ही नहीं है, फाउंडिंग मेंबर कैसे होगा जब मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। फिर ग्रीनियम करके अभी सुनने में आ रहा था, तो ग्रीनियम का क्या मतलब है यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे में विलिंगली एक्सेप्ट लोअर यील्ड। ठीक है, यानी कि आप कुछ भले का काम कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट ओरिएंटेशन कम रखोगे, और हो सकता है आपकी यील्ड भी घट जाए, यानी आपको मुनाफा कम मिले, क्योंकि आप थोड़ा सा अच्छा काम करने जा रहे हो। तो ग्रीनियम और ग्रीन प्रीमियम, इट रेफर्स टू द प्राइसिंग बेनिफिट्स based on logic that investors are willing to pay extra और accept lower yields in exchange for sustainable impact। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 97 की बात करते हैं, और यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हो? पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू, ECBs के थ्रू। ठीक है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन 98 की बात करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर टेम्परेरी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैश फ्लो है उसमें अगर मिसमैच होता है तो इसको यूज़ किया जाता है। 2010 में लाया गया था आफ्टर कंसल्टिंग विद RBI। कौन से की बात हो रही है इसमें से? ये आंसर इसका डी होगा, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है, 2010, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ईयर जो है, जैसे वेज एंड मीन्स एडवांस भी यही टेम्परेरी मिसमैच कैश फ्लो की बात करता है, लेकिन ये 1997 में आया था।
क्वेश्चन में दिया है 2010, तो कैश मैनेजमेंट बिल्स 2010 में आए थे। क्वेश्चन 99 की बात कर लेते हैं हम लोग। निराक्षी क्या होता है? ये आप देखिए, ये निराक्षी है आपका पानी के अंदर, ठीक है। निराक्षी मतलब एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डिजाइंड टू डिटेक्ट माइंस। अंडर वाटर माइंस जो होती हैं उनको डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी इस व्हीकल को दी गई है, ठीक है। आंसर डी होगा इसका, निराक्षी का। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा फादर थे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के। इन्होंने डिवाइस किया था 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन 1950s, ठीक है। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ये 1950s में इन्होंने दिया था। 1954 में 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने नेहरू जी के साथ मिलकर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इंडिया पोसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेजेस ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व। 21% वर्ल्ड का थोरियम इंडिया के अंदर है, जबकि यूरेनियम वर्ल्ड का हमारे पास कितना है? ओनली 2 to 3%, ठीक है। स्टेटमेंट एकदम ठीक है। ये जस्टिफाई कैसे कर रहा है? जस्टिफाई इस तरीके से कर रहा है कि जब होमी भाभा ने देखा भारत के अंदर कि यूरेनियम बहुत ज़्यादा नहीं और थोरियम ज़्यादा है, तभी उन्होंने ये 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया जिसमें थोरियम का यूज़ किया जा सके आगे चल के, ठीक है। इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है हम विदा लेते हैं आप लोगों से, और आशा है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी का अभी आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर किए बगैर मत बढ़िएगा। अपने दोस्तों से, सभी लोग एक एक दोस्तों से अपने शेयर करते जाइए। अगर ये पेपर में आपको हेल्प मिलती है तो आप अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर करें, ठीक है। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक जो है नीचे दे दूँगा। वैसे ज़िद्दी विद्यार्थी _ IAS, ठीक है, या पब्लिक सर्विस। ये टेलीग्राम चैनल पे पब्लिक सर्विस लिखा है, ज़िद्दी विद्यार्थी फॉर पब्लिक सर्विस चैनल नेम है, और _IAS है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ लगातार अपडेशन मैं आपको देता रहूँगा तैयारी के रिगार्डिंग। अभी पेपर की अगर मैं बात करूँ तो पेपर सर पे है, जैसे 16 जून को होने वाला है। आप में से बहुत सारे फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होंगे या सेकंड अटैम्प्ट वाले भी होंगे। आप लोग कोशिश करिएगा किसी भी सूरत में 85 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, ठीक है। ट्रायल एंड एरर लीजिए, लेकिन अटैम्प्ट 85 से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि जब हम अटैम्प्ट कम करते हैं ना एक्यूरेसी के चक्कर में, तो याद रखिएगा एक्यूरेसी किसी भी इंसान की, ठीक है, 80% 70% के ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। इतना तो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाता है जनरली। तो 20 to 30% आप सवाल गलत करेंगे। तो अगर जितने कम अटैम्प्ट करेंगे तो उतना ही कम स्कोर आएगा, ठीक है। तो अटैम्प्ट जो है 85, 90, 95 के रेंज में करिए, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को अलविदा। फिर से आके मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, टेक केयर, जय हिंद।